नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, किसी ने कहा हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और जिसने संघर्ष किया है दुनिया ने उसको सलाम किया है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत, सत्कार, दिल खोल के स्वागत उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यूपीपीएससी, यस मेरे प्यारे दोस्तों, यूपीपीएससी जिसकी रिसेंटली जो है हमने एग्जाम देखा है। यूपीपीएससी का एग्जाम रिसेंटली जो है डेट डिक्लेयर हुआ है, और यूपीपीएससी की जो डेट डिक्लेयर हुई है उस डेट को ध्यान में रखते हुए आज एक पूरे उत्साह के साथ में आप लोगों के लिए आपका अपना प्लेटफॉर्म लेके आया एक बेहतरीन सेशन। इस एग्जाम की भी हम जी तोड़ के तैयारी करेंगे। हमारे लिए ये एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं है, अब एक जंग है। और आज से ही प्यारे दोस्तों, जितने भी मेरे प्यारे मित्र हैं सुन लीजिएगा, आज से ही आपको पूरे उत्साह के साथ में इस वैकेंसी में जी तोड़ के लग जाना है, और पूरे जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन के साथ में इस यूपीपीएससी वाले एग्जाम के लिए खुद को जो है झोंक देना है, ताकि इस बार यूपीपीएससी पार। तो आज के इस सेशन की शुरुआत हम इसी नारे से करेंगे कि क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, इस बार क्या बोलेंगे, इस बार यूपीपीएससी पार। ठीक है, और हैशटैग लगा दो यहाँ पे, और हैशटैग लगा के सुंदर अक्षरों में लिख देंगे कि इस बार, सब अपना अपना नाम लिख देंगे और लिख देंगे इस बार यूपीपीएससी पार। तो चलिए इस बार यूपीपीएससी की खोपड़ी फोड़ने के लिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में सभी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। अगस्त के दूसरे सप्ताह में इस वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आने वाला है, और एग्जाम की डेट और सब कुछ यहाँ पे आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की सबसे पहले प्रश्न के साथ में। आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। क्या बात है, उत्साह के साथ में, हाँ बिल्कुल, हैशटैग रैंक क्लियर, बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, द हेलुसिनेशन दैट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द ओरा ऑफ एपिलेप्सी इज। एपिलेप्सी के ओरा फेज के अंदर जो हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्या बात है, इस बार यूपीपीएससी पार। सत्येंद्र कुमार, रंजना, प्रिया, है ना, इस बार सभी रसगुल्ले जोश में। विभा, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी, अर्चना, शुभम, सहदेव, मीनाक्षी, ब्रिज, प्रियंका, रोहित, अनुभा, बलवंत सिंह, विवेक, स्वागत सभी लोगों का। उत्तर देवे, अगरबत्ती लगावे, और एक नए आंकड़े के साथ में पूरे सेशन को दिल खोल के एंजॉय करें। आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए, सेशन जबरदस्त होना चाहिए, और दिल खोल के पूरे सेशन को यहाँ पे अटेंड करना है। मैंने हेलुसिनेशन की बात की जो कि प्रेजेंट होता है ओरा फेज में। एपिलेप्सी की ओरा फेज में कौन सा हेलुसिनेशन होता है? एपिलेप्सी को कल हमने समझा, सीजर को कल हमने समझा, और उसके आधार पे अभी हम बात करें अगर ओरा फेज की। तो याद रखना, जब एपिलेप्सी होती है, एपिलेप्सी वर्ड का बेसिक मतलब होता है क्रॉनिक सीजर। हमने आपको बताया था कि क्रॉनिक सीजर को ही एपिलेप्सी कहते हैं। क्रॉनिक सीजर मतलब सीजर के ऊपर सीजर, बार बार सीजर, रिकरेंट सीजर। अगर बार बार सीजर आए, रिकरेंट सीजर आए, क्रॉनिक सीजर आए, तो उसको मैं क्या नाम दूंगा? एपिलेप्सी। और जब एपिलेप्सी होती है, देखो प्यारे दोस्तों, सीजर की एक खास बात होती है, सीजर को हम कुछ स्टेज में डिवाइड करते हैं, है ना, इक्टल फेज, प्री इक्टल फेज, इक्टल फेज और पोस्ट इक्टल फेज। जब मैं सीजर की बात करूं तो इस सीजर में 3 फेज होती है। पहली फेज कौन सी होती है? प्री इक्टल फेज। प्री इक्टल फेज, सीजर की एक फेज है प्री इक्टल फेज। सीजर की दूसरी फेज होती है इक्टल फेज, इक्टल फेज। और सीजर की तीसरी फेज होती है पोस्ट इक्टल फेज, पोस्ट इक्टल फेज। सीजर की 3 फेज होती है। पहली फेज को हम क्या नाम देते हैं? प्री इक्टल फेज। दूसरी फेज को हम क्या नाम देते हैं? इक्टल फेज। और तीसरी फेज को हम क्या नाम देते हैं? पोस्ट इक्टल फेज। प्यारे दोस्तों, जब हम सीजर की 3 फेज की बात करें तो इस 3 फेज में ये जो पहली फेज है सीजर की प्री इक्टल, ये दूसरी फेज है, ये तीसरी फेज है। इन 3 फेज में हम बात करें तो प्री इक्टल फेज में 2 फेज आती है बेसिकली। एक होती है न्यूरॉन प्रिपरेटरी फेज, याद रखना, प्री इक्टल फेज में 2 फेज आती है। एक होती है न्यूरॉन प्रिपरेटरी फेज, यू हर्ड द वर्ड प्री इक्टल फेज, इससे पहले सुना होगा आपने। 3 फेज होती है, प्री इक्टल, इक्टल और पोस्ट इक्टल। इक्टल वो फेज होगी जिसमें एक्चुअली में सीजर आता है, और इससे पहले वाली फेज प्री इक्टल फेज और पोस्ट इक्टल फेज। तो इस प्री इक्टल फेज में एक फेज आती है
और उस फेज में क्या होता है, न्यूरॉन प्रिपेयर होते हैं, न्यूरॉन प्रिपरेटरी फेज कहता हूं मैं, प्रिपरेटरी फेज कहता हूं मैं। और ये जो न्यूरॉन प्रिपरेटरी फेज होती है, इसमें क्या होते हैं, सारे न्यूरॉन एक वो मीटिंग करते हैं, मीटिंग है ना, इसको आप प्रोड्रोमल फेज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्रोड्रोमल फेज। इसमें सारे न्यूरॉन इकट्ठे होते हैं, एक साथ में मीटिंग करते हैं, बोले क्या करना है, बोले सीजर करवाना है, बोले पक्का, बोले पक्का, बोले इंकलाब जिंदाबाद, बोले जिंदाबाद, हाथों हाथ तैयार हो जाते हैं, सभी एकदम मीटिंग में बैठे हुए हैं और सभी ने क्या करना है, एक मीटिंग की है और उसमें न्यूरॉन तैयार हो गए हैं एकदम बढ़िया कि अभी आज सीजर लाना है। इसको बोलते हैं प्रीइक्टल प्रोड्रोमल फेज, न्यूरॉन की प्रिपरेटरी फेज, पहली फेज। और दूसरी फेज, न्यूरॉन जब सीजर लाएंगे उससे पहले, न्यूरॉन आक्रमण करने से पहले एक फेज आती है ओरा फेज। ओरा फेज क्या होती है कि न्यूरॉन तैयार है और अब न्यूरॉन को जैसे ही आक्रमण करना है उससे पहले न्यूरॉन एक जयकारा करेंगे, जयकारा। क्या जयकारा करेंगे, बोले भारत माता की जय। ये जयकारा जैसे न्यूरॉन करते हैं प्यारे दोस्तों, उसी समय क्या होता है, हमें मतलब जिसको सीजर आना है वो करता है मतलब एक आवाज प्रोड्यूस होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी बॉडी में से और धड़ाम से मरीज गिरता है और किस में एंटर कर जाता है। ये बहुत ही शॉर्ट फेज होती है, ओरा फेज बहुत ही शॉर्ट फेज होती है, बहुत ही शॉर्ट फेज होती है। लेकिन हाँ, सीजर आने से पहले ये फेज जरूर आएगी, सीजर आने से पहले ये फेज जरूर आती है। इस फेज को मोरा फेज कहते हैं। तो पहला फेज होता है प्रोड्रोमल फेज जिसमें न्यूरॉन तैयार हुए, और दूसरी फेज कौन सी आई, ओरा फेज। और इस ओरा फेज में न्यूरॉन ने जयकारा किया और उन्होंने सीजर दाग दिया। इस फेज में इक्टल फेज में एंटर हुआ और ये आ गई आपकी सीजर वाली फेज। नाउ ये जो सीजर वाली फेज है इसमें दो फेज आएगी, टॉनिक और क्लॉनिक। समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों, टॉनिक और क्लॉनिक, यहां दो फेज आएगी। पहली फेज कौन सी है, टॉनिक, दूसरी फेज कौन सी है, क्लॉनिक। एक फेज है टॉनिक। टॉनिक में क्या होता है, जिस मरीज को सीजर आना है उसकी मसल की टोन बढ़ती है, चले बहुत टोन बढ़ी, टोन बढ़ी, टोन बढ़ी, टोन बढ़ी, इसको बोलते हैं टॉनिक फेज। इंक्रीज मसल टोन, स्टीफनेस, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, स्टीफनेस, मसल की टोन का बढ़ना, मसल का स्टिफ हो जाना। और जब पूरी मसल टोन बढ़ गई और मसल जैसे स्टिफ हो गई, स्टिफ होने के बाद में क्या हुआ, स्टिफ होने के बाद में इसको बोलते हैं क्लॉनिक फेज, जर्की मूवमेंट इन मसल। मसल स्टिफ हुई और मसल में जर्की मूवमेंट, ये क्लॉनिक फेज में क्या होता है, जर्की मूवमेंट होता है मसल में। प्यारे मित्र, ये दोनों फेज सीजर की सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। इसी दौरान जो समस्या होनी होती है वो होती है, ये सेकंड्स वाली फेज होती है। टॉनिक और क्लॉनिक दो फेज एक्चुअली में सीजर वाली फेज है। इससे पहले न्यूरॉन तैयार हुए कि भाई आक्रमण करना है, ओरा फेज आई और इस फेज में पहले मसल में स्टिफनेस आई और फिर मसल में जर्की मूवमेंट शुरू हो गए। आई बॉल ऊपर की तरफ प्रोट्रूड हो जाती है, ओक्यूलोगायरिक रिफ्लेक्स कहते हैं। आई बॉल ऐसे ऊपर घूम जाती है और गर्दन ऐसे लटक जाती है, इसको बोलते हैं टॉर्टिकोलिस नेक। तो नेक टॉर्टिकोलिस होगी, आंखें ऊपर घूम गई, टॉनिक फेज, और मरीज क्या करेगा, कन्वर्जन करेगा, है ना। तो ये जो हिल रहा है इसको क्लॉनिक फेज कहते हैं। तो वन इज टॉनिक, वन इज क्लॉनिक। नाउ जैसे मरीज को सीजर हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीजर शुरू हुआ तो 6 महीने से सीजर ही हो रहा है, रावण तो है नहीं है कि नहीं है। तो सीजर रुकेगा कुछ ही मिनट में, थोड़ी टाइम में, जैसे ही सीजर रुकेगा उसी दौरान मरीज किस में चला जाएगा, पोस्ट इक्टल फेज में। और इस फेज में मरीज क्या हो जाता है, इस फेज में मरीज अनकॉन्शियस हो जाता है। पोस्ट इक्टल फेज में मरीज क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, टाइम प्लेस पर्सन के प्रति शॉर्ट टाइम के लिए डिसओरिएंट हो जाता है। और इस फेज को हम पोस्ट इक्टल फेज कहते हैं। और फॉर शॉर्ट पीरियड टाइम बाद में मरीज वापस जग जाएगा। ये तीन फेज एक्चुअली में सीजर की फेज होती है, प्री इक्टल, इक्टल और पोस्ट इक्टल फेज। अब सवाल यहां से है, इस ओरा फेज से। और इस सवाल ने क्या बोला, इस सवाल ने यह बोला कि सर जो हेलुसिनेशन होता है, जो ओरा फेज में प्रेजेंट होता है, वो हेलुसिनेशन कौन सा होता है। मैंने बोला सेंसरी परसेप्शन होता है। ऐसा कोई सेंस है ही नहीं, फिर भी होना हेलुसिनेशन कहलाता है। हम साइकेट्री में एक वर्ड सुनता है हेलुसिनेशन। इस हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि नॉर्मली कोई सेंस नहीं है, कोई सेंसरी परसेप्शन नहीं कर रही है आपकी बॉडी, मतलब कुछ है नहीं, फिर भी आपको सेंस होना, इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। विदाउट एनी स्टिमुलस परसेप्शन होना, परसेप्शन, आपको परसेप्शन हो रहा है, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस, विदाउट स्टिमुलस, कोई आवाज हो ही नहीं रही है फिर भी आवाज सुनाई दे रही है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कुछ पिक्चर है ही नहीं फिर भी दिखाई दे रहा है, विजुअल हेलुसिनेशन, है ना। कुछ है ही नहीं फिर भी हो रहा है, हेलुसिनेशन, इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। और हेलुसिनेशन जो होता है ओरा फेज में, वो ऑल्फैक्टरी होगा, यस इट इज। ये कौन सा हेलुसिनेशन होगा, ऑल्फैक्टरी। ये हमेशा
स्मेल वाला सेंस है। हमारी बॉडी में 5 सेंस होते हैं ना, है ना, उसमें एक सेंस है ऑल्फैक्टरी, एक सेंस है ऑडिटरी, ऑडिटरी है कि नहीं है, और एक सेंस क्या होता है गस्टेटरी, गस्टेटरी, एक सेंस होता है सोमेटो सेंसरी, सोमेटो सेंसरी सुना होगा आपने, और एक सेंस और होता है, कौन सा पता है आपको? सोमेटो सेंसरी के अलावा एक सेंस और होता है, कौन सा? गस्टेटरी, सोमेटो सेंसरी, ऑडिटरी, विजुअल, लास्ट कौन सा? विजुअल, विजुअल। तो एलुसिनेशन भी 5 तरह के होते हैं, एलुसिनेशन भी 5 तरह के होते हैं। और यहां पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ऑल्फैक्टरी जो होता है ये ऑल्फैक्टरी नर्व के द्वारा होता है। ऑल्फैक्टरी नर्व कौन सी होती है? फर्स्ट क्रेनियल नर्व, फर्स्ट क्रेनियल नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व कराती है ऑल्फैक्टरी सेंस, और इसका एरिया होता है ऑल्फैक्टरी एरिया। लेकिन यहाँ पे एलुसिनेशन है जिसमें ऑल्फैक्शन हो रहा है, जिसका कोई परसेप्शन नहीं है, लेकिन वो ऑल्फैक्शन रहा है, तो ये ऑल्फैक्शन होता है। विजुअल ऑडिटरी एरिया जो है वो 8th क्रेनियल नर्व के द्वारा होता है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कहते हैं उसको, और ये हियरिंग का काम होता है। इन दोनों का एरिया जो होता है वो टेम्पोरल लोब होता है। सेरिब्रम में कौन सा लोब होता है? तो जवाब है टेम्पोरल लोब। ये गस्टेटरी और सोमेटोसेंसरी दोनों पैराइटल लोब में होता है, पैराइटल में, पैराइटल में। और गस्टेटरी टेस्ट का सेंस होता है और सोमेटोसेंसरी सोमेटोफॉर्म सेंस है, जैसे पेन है, टच है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इनको सोमेटोफॉर्म सेंस कहते हैं। प्यारे दोस्तों ये जो सोमेटोफॉर्म सेंस होते हैं और ये गस्टेटरी है, तो टेस्ट का सेंस कराने के लिए 2 क्रेनियल नर्व है, 7th और 9th, इन दोनों के द्वारा मिलके टेस्ट का सेंस किया जाता है। दोनों के सेंसरी फाइबर 7th टंग के एंटीरियर 2/3 पार्ट से और 9th पोस्टीरियर 1/3 पार्ट से। और प्यारे दोस्तों ये जो सोमेटोसेंसरी होता है, जो सोमेटोफॉर्म सेंस कराते हैं हमें पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर का, ये होता है पैराइटल लोब में। और पैराइटल लोब में इसका एरिया जो होता है कराने का जिम्मेदारी जो होता है वो 5th का और 10th क्रेनियल नर्व का होता है। 5वीं और 10वीं ये दोनों ही मिक्स है, और ये दोनों मिक्स, ये दोनों सेंस कराती है, ये दोनों मिक्स, ये दोनों सेंस कराती है। ये 8वीं प्योर सेंसरी ऑडिटरी कराती है, पहली प्योर सेंसरी ऑल्फैक्टरी कराती है, और विजुअल वाला 2nd क्रेनियल नर्व, और इसको हम ऑप्टिक नर्व के नाम से जानते हैं। और ऑप्टिक नर्व विजन का सेंस कराएगी, 2nd क्रेनियल नर्व को ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ये विजन का सेंस कराएगी। याद रखना ये तमाम तरह के सेंसरी एरियाज है, ये तमाम तरह की नर्व है जिनका रोल होता है सेंस को कराने के अंदर, और इन तमाम तरह की चीजों को कराने में ये सभी चीजें रहते हैं। अगर हमें परसेप्शन हो रहा है बिना किसी स्टिमुलस के, उसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन इज द परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलाई। ऑल्फैक्टरी जो है वो ऑल्फैक्शन वाला, विजुअल, ऑडिटरी, हियरिंग, गस्टेटरी, टेस्ट वाला सेंस होता है। समझ में आई इतनी बात? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए है ऑल्फैक्टरी। अगर मैं पिक्चर से आपको दिखाऊं, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, पिक्चर से हम देखें तो आप देखोगे कि जब भी मरीज को ओरा स्टेज आती है, ये देखो ओरा स्टेज, ओरा स्टेज एक्चुअली में क्या होती है इस पिक्चर में आपको और क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो ये पिक्चर बहुत मजेदार है, समझिएगा प्यारे दोस्तों, आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। ये जो पिक्चर है, मरीज को ओरा हुआ, तो ओरा में एक तो हेलुसिनेशन होता है, मैंने बोला कौन सा हेलुसिनेशन है? ऑल्फैक्टरी, ठीक है। फिर मैंने बोला मरीज को थोड़ा चक्री आता है, थोड़ा शरीर में सुन्नपन होता है, थोड़ा कंफ्यूज होता है मरीज, थोड़े उसके इमोशन डिस्टर्ब होते हैं, ये सभी ओरा फेज में हो जाता है खटाक से एक ही बार में। और जैसे ही ओरा आता है मरीज गिरेगा, और गिरते ही मरीज में क्या होगा? एक एपिलेप्टिक क्राई आती है, एपिलेप्टिक क्राई, ऐसा कुछ एक क्राई आएगा, मैंने बोला ना एक आवाज आएगी। और इस आवाज के आने के बाद में वहां पे बॉडी स्टिफ हो जाएगी, मरीज में यूरिन अंदर ही आ जाएगा, पेशाब, और थोड़ा बॉडी ऐसे बैक आर्क हो जाता है, ये टॉनिक फेज है। और उसी में फिर उसमें जर्की मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, मुंह में से झाग आ जाते हैं, और आंखें जो है वो ब्लिंक करने लग जाती है, ये क्लोनिक फेज है। आंखें ऊपर घूम जाती है, मुंह में झाग आने लग जाता है, मरीज हिलने लग जाता है। ये सभी बातें जो है ओरा फेज के बाद में होता है। लेकिन पहले क्या होगा? ओरा, फिर आएगा टॉनिक बढ़ेगा, फिर आएगा क्लोनिक बढ़ेगा। ये तमाम बातें इस फेज में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। सभी लोग उत्साह के साथ में एक नए आंकड़े के साथ में जुड़ जाइए अगरबत्ती लगा के, क्योंकि अभी तो हुई है शुरुआत, अभी तो मापी है मुट्ठी पर जमी, आगे सारा आसमां बाकी है, अभी तो अपने हिस्से का पूरा जमी बाकी है। एक नया उत्साह दिखना चाहिए, और आपका उत्साह ही आपको सफल बनाएगा। वो बोलते हैं ना कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन को मजबूत कर दीजिएगा और एक चरम सीमा वाला उत्साह अपने अंदर पैदा करके इस एग्जाम की जंग को लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम बड़ा जबरदस्त होने वाला है। प्रोटीन चाहिए हमारी बॉडी में, न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। एक सवाल न्यूट्रिएंट से यूपीपीएससी के एग्जाम में हर बार बना हुआ है। जब मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूं, न्यूट्रिशन की,
तो आपका मोटे मोटे तौर पे आपको दो बातें न्यूट्रिशन को लेके हमेशा याद रखनी है कि सर न्यूट्रिशन के अंदर एक आता है मेरा मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो, और सर एक मेरा न्यूट्रिएंट होता है माइक्रो। आप सभी को पता है न्यूट्रिशन में दो चीजें आती है, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। सर ये मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और सर फैट होता है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। और माइक्रो के अंदर सर विटामिन और मिनरल्स आते हैं। कौन आते हैं? विटामिन और मिनरल्स। एक सवाल यहां से भी बनता है कि जो विटामिन है ये दो तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल और एक विटामिन होता है आपका वाटर सोल्यूबल। सर जब मैं इन दो विटामिन की बात करता हूं तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो सर कौन कौन से होते हैं? तो ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं, ए, डी, ई और के। और विटामिन बी एंड विटामिन सी जो होते हैं ये दो विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ए, डी, ई और के चार विटामिन फैट सोल्यूबल है, वो वाटर सोल्यूबल है। और ये तीन चीजें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। जब हम इनकी बात करेंगे ये कैसे काम करते हैं इनकी, तो प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट का पार्ट है, प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट का पार्ट है। हमारी बॉडी में प्राइमरी एनर्जी का कोई सोर्स है तो वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट। और हमारी बॉडी में कोई मेंटेनेंस करेगा, रिपेयरमेंट करेगा, टिश्यू रिपेयर करेगा, मसल का बिल्डअप करेगा तो प्रोटीन का काम है। और फैट जो होता है वो बेसिकली हाईएस्ट एनर्जी सोर्स है। तो कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में कम हो जाए तो फैट टूट के हमारी बॉडी को एनर्जी देने की जिम्मेदारी लेती है। इस तरीके की ये चीजें रहती है। आपको यहाँ पे ये जो सवाल है इसने तो प्रोटीन के बारे में पूछा, तो ये वेट रिडक्शन के लिए नहीं होता है बेसिकली, और ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है विटामिन डी, उसका रोल है। इसका बेसिक काम होता है कि बॉडी के टिश्यू को मेंटेन रखने का काम करता है। ये कोई स्टेरॉइड हार्मोन नहीं बनाता है, ये इसके काम नहीं है। इसका मेन काम है कि मेंटेन करता है बॉडी के टिश्यू को, हमारे बॉडी के जो टिश्यू है उनको मेंटेन करता है। बॉडी की एक ताकत, एक एनर्जी बना के रखने का काम करता है प्रोटीन। दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। विटामिन की मैं बात करूं तो विटामिन ए जो होता है, ए, इसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। और रेटिनॉल जो है वो आई यानी कि विजन विटामिन कहते हैं इसको। विजन एंड स्किन, इन दोनों को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी विटामिन है विटामिन ए। विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी, ये विटामिन डी कोलीकैल्सीफेरॉल कहलाता है, कोलीकैल्सीफेरॉल कहलाता है। और ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन डी है। विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई, इसको हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, टोकोफेरॉल। और ये जो टोकोफेरॉल विटामिन है, टोकोफेरॉल, इस विटामिन का बेसिक काम होता है कि ये फर्टिलिटी विटामिन कहलाता है, फर्टिलिटी विटामिन। इस विटामिन को हम कौन सा विटामिन बोलते हैं? फर्टिलिटी विटामिन के नाम से जानते हैं। और विटामिन के जो होता है, विटामिन के, फाइटोनेडियोन्स कहते हैं, फाइटोनेडियोन्स कहते हैं। और फाइटोनेडियोन्स जो विटामिन होता है, इस विटामिन का काम होता है कि ये ब्लीडिंग रिस्क को कम करता है। ये ब्लीडिंग रिस्क जो है इसको डिक्रीज करता है, ये इसका बेसिक काम होता है विटामिन के का। तो मैंने यहाँ पे एक बोला रेटिनॉल, एक बोला कोलीकैल्सीफेरॉल, एक बोला टोकोफेरॉल, एक बोला फाइटोनेडियोन्स। जो विजन विटामिन और स्किन का विटामिन है, ये कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, रेटिनॉल। जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है उसको विटामिन डी कहते हैं। जो फर्टिलिटी विटामिन है वो विटामिन ई है। और जो ब्लीडिंग को, रिस्क को कम करता है, उस विटामिन को हम किस नाम से जानते हैं? फाइटोनेडियोन्स या विटामिन के कहते हैं। विटामिन के कोएगुलेशन में मदद करता है। अब आप कहोगे सर विटामिन के कोएगुलेशन कैसे कराता है? तो विटामिन के प्यारे मित्रों क्या करता है? हमारा 2nd नंबर क्लॉटिंग फैक्टर, 7 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर, 9 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर और 10 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर, ये जो 4 क्लॉटिंग फैक्टर है, 2nd, 7, 9 और 10, इन 4 क्लॉटिंग फैक्टर का एक्टिवेशन कराता है। अरे इन क्लॉटिंग फैक्टर को क्या करने का काम करता है? एक्टिवेट करने का काम करता है। कौन? विटामिन के। जब विटामिन के इन चारों को एक्टिवेट करेगा, जैसे बेसिकली 2nd नंबर क्लॉटिंग फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा विटामिन के। और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा और फिब्रिन से कोएगुलेशन का मैस बनता है ना, जो बेसिक कंसेप्ट है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं 2nd का, तो 2nd में क्या होता है कि मैंने बोला एक होता है आपका क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन होता है 2nd नंबर क्लॉटिंग फैक्टर का नाम। और विटामिन के क्या करेगा? इस 2nd नंबर को एक्टिव करेगा, इसकी एक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं थ्रोम्बिन। तो ये थ्रोम्बिन में किसने कन्वर्ट किया? विटामिन के ने। और जैसे ही थ्रोम्बिन बना, इसने 1st नंबर क्लॉटिंग फैक्टर जो फिब्रिनोजन है, ये 1st नंबर क्लॉटिंग फैक्टर है, और इससे क्या बनाता है? एक्टिव फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं फिब्रिन। और ये किसने किया? थ्रोम्बिन ने। तो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में किसने कन्वर्ट किया? तो आपका जवाब होना चाहिए थ्रोम्बिन ने। अच्छा, फिब्रिनोजन, थ्रोम्बिन कैसे बना?
प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये विटामिन के करता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, क्लॉटिंग विटामिन, क्योंकि कोएगुलेशन की मैकेनिज्म है। ये फिब्रिन वाली जाली बननी बहुत जरूरी है, ये जाली तब तक नहीं बनेगी जब तक कोएगुलेशन नहीं होगा। समझ गए इतनी बात को। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं तो आपको यहां पे याद रखना है तेजाराम नाई की बी कॉम्प्लेक्स, है ना। अब अगला विटामिन हमारा बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स को आपको याद रखना है तेजाराम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी। तेजाराम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। याद रखना बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो रहते हैं, तेजाराम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की, इसमें B1 है थायामीन, B2 है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, N का मतलब है नियासिन, यह है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, यह आपका पायरिडॉक्सिन। तेजाराम जी को याद कर लेना, कहानी क्लियर हो जाएगी। बायोटिन, फोलिक एसिड और प्यारे मित्रों इसको मैं बोल दूं साइनोकोबालामिन। ये तमाम तरह के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जहां से एग्जाम में आपको सवाल मिलेगा। हाँ, तो तेजाराम जो है उनकी पैंट बहुत प्यारी थी और उनके बॉयफ्रेंड ने इनको साइन करके गिफ्ट की, तो एक बार तेजाराम जी की क्या हो जानी चाहिए, जय, है ना। तो तेजाराम की जय हो। थायामीन जो होता है, थायामीन, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो बीमारी होती है बेरी बेरी, तेरी मेरी नहीं, बेरी बेरी, दो बेरी बेरी होती है, ड्राई बेरी बेरी में आते हैं नर्वस सिस्टम के सिम्टम और वेट बेरी बेरी में आते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के सिम्टम, सीवीएस के सिम्टम। ड्राई और वेट, कार्डियोवैस्कुलर वाली वेट बेरी बेरी है, नर्वस सिस्टम वाली ड्राई बेरी बेरी है, बेरी बेरी। इसके अलावा वर्निकेज एनकेफेलोपैथी और कोरास्कोप सिंड्रोम, जो क्रोनिक अल्कोहल वाले मरीज होते हैं ना, क्रोनिक अल्कोहल, लंबी शराब के शिकारी, उनमें थायामीन की कमी हो जाती है और उनके खोपड़ी के स्क्रू ढीले हो जाते हैं। वर्निकेज एनकेफेलोपैथी और कोरास्कोप सिंड्रोम, ये दोनों थायामीन की कमी से होती है। इसलिए आपने देखा होगा क्रोनिक अल्कोहल वाले मरीजों में वो होता है ना, ऐसे शराब कौन पीता है, गम भुलाने के लिए पीते हैं। अबे गम नहीं भूलेगा, सब भूला मैन बन जाएगा, क्योंकि वहां पे वर्निकेज एनकेफेलोपैथी होती है, कोरास्कोप सिंड्रोम होता है। शराब जो होती है वो दिमाग को गायब कर देती है, दिमाग को खा जाती है, दिमाग में परमानेंट भूला भूला करने लग जाएगा, भूला, ऐसा हो जाएगा मामला। वो ये इस तरीके का मामला है, याद रखना। राइबोफ्लेविन जो होता है, राइबोफ्लेविन, ये विटामिन ओरल विटामिन है। अगर भाई इसकी कमी हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा, स्टोमेटाइटिस हो जाएगा, चिल्लाइटिस हो जाएगा, है ना। स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस, आपको क्या होता है, चिल्लाइटिस, जो आपका टंग है, आपके लिप्स है, इनका गड़बड़ हो जाता है, ग्लोसाइटिस वगैरह। नियासिन जो है उसकी कमी से होता है पेलेग्रा। कौन सी बीमारी होती है, पेलेग्रा। और पेलेग्रा जो होते हैं इसमें 4D साइन होते हैं। सर 4D कौन सा होता है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ, ये पेलेग्रा की प्रॉब्लम में होता है। पेंटोथेनिक एसिड में न्यूरोपैथी होता है, न्यूरोपैथी होता है, न्यूरल विटामिन है, न्यूरल प्रॉब्लम होती है, न्यूरॉन की प्रॉब्लम होती है। ऐसा ही पायरिडॉक्सिन के साथ में भी होता है, इसमें भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। आपको पता होना चाहिए एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, टीबी की एक दवाई है आइसोनियाजाइड। हम जब किसी को आइसोनियाजाइड देते हैं तो उसमें पायरिडॉक्सिन की कमी हो जाती है और हाथों पांवों के अंदर न्यूरोपैथी हो जाती है, सुनपन होने लग जाता है, सुन 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 बाबा सुन, ऐसा हाथों पांव में होने लग जाता है। बायोटिन जो होता है इसको विटामिन एच कहते हैं, विटामिन एच, और इसकी कमी से हेयर फॉल होते हैं, बालों का गिरना शुरू हो जाता है बायोटिन की कमी से। फोलिक एसिड विटामिन B9 को कहते हैं और ये विटामिन जो होता है वो एक न्यूरल विटामिन है और आपकी जो इसकी कमी होती है अगर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है जिसको हम स्पाइना बाइफिडा के नाम से जानते हैं। ओकल्टा और सिस्टिका दो अलग अलग टाइप है, समझ में आ रहा है लालो, आसान है कि नहीं है। स्पाइना बाइफिडा, सिस्टिका, ओकल्टा। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को बोलते हैं और इसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है। कौन सा एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये फोलिक एसिड में भी हम बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। MBA कर लेता है फोलिक एसिड की कमी वाला, MBA का मतलब है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, है ना, और ये है पर्नीशियस एनीमिया। समझ में आया। दिस इज ऑल अबाउट द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन। अलग अलग तरह की यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीजेज है,
हर डिजीज में कुछ ना कुछ सिम्टम आता है और उस सिम्टम से रिलेटेड कुछ ना कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट वहां पे रहता है। ये सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में इंडिकेट करते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और ये भी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन माना जाता है। अगला प्रश्न, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, सभी को जवाब लिखना है बड़े उत्साह के साथ में। सोटालोल इज ब्लॉक द, बड़ा छोटा सवाल है लेकिन दिमाग में सोटा हमारे ऐसा सवाल है क्योंकि आपको जवाब ढूंढने में बड़ी परेशानी होगी। पहला हमने लिख दिया है कैल्शियम चैनल ऑफ द हार्ट, दूसरा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, तीसरा मैग्नीशियम चैनल ब्लॉकर और चाहे जिंक चैनल ब्लॉकर। सोटालोल हमने यहां पे आपको बोला एक दवाई है, इस दवाई का नाम है सोटालोल। कौन सा दवाई है? सोटालोल। और ये दवाई किसको ब्लॉक करती है? किसको ब्लॉक करती है? हार्ट में। सभी को जवाब लिखना है। जिनको जवाब नहीं आ रहा है अगरबत्ती लगानी है। अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन। और आंकड़ा बिल्कुल नया चाहिए और आंकड़ा एकदम मस्त वाला चाहिए, मतलब ऐसा आंकड़ा जो लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और जो सीनलेस सिलेक्शन एग्जाम की खोपड़ी फोड़ के कहानी उसे कहते हैं। तो आज चलो मिलके अपने हाथों से लगाते एक नया आंकड़ा, एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं, एक अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। क्योंकि आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि जो अद्भुत प्रश्नोत्तरी का कल एग्जाम हुआ था शाम को, उसका रिजल्ट क्या रहा, किसने कितनी रैंक प्राप्त की, कौन उस अद्भुत प्रश्नोत्तरी में पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे है, रिजल्ट भी बताने वाला हूं। तो आंकड़ा जब एकदम नया होगा और पीक पे होगा तब मैं रिजल्ट बताऊंगा। तो आंकड़ा पूरा 1000 पार चाहिए और जैसे 1000 पार होगा आपको रिजल्ट भी सुना दिया जाएगा। अब आप कितना जल्दी रिजल्ट सुनना चाहते हो नए आंकड़े के साथ में आप देख सकते हो। पर इस सवाल का जवाब तो आपने बिल्कुल खोटा लेगा। वैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि जो LOL सफिक्स के साथ में ड्रग होती है उसको हम बीटा ब्लॉकर कहते हैं। LOL सफिक्स के साथ में जो ब्लड ड्रग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा ब्लॉकर। जैसे हम बोलते हैं एटेनोलोल, याद रखना, हम बोलते हैं एटेनोलोल, हम बोलते हैं प्रोप्रानालोल, प्रानालोल। तो ये सभी दवाई बीटा ब्लॉकर होती है। इसका मतलब ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। सर ऑप्शन में नहीं है, हम तो ढूंढ रहे थे लेकिन ये जवाब तो आया ही नहीं, है कि नहीं है भाई? बीटा ब्लॉकर दवाई होती तो सर कुछ होता, लेकिन बीटा ब्लॉकर तो ऑप्शन में ही नहीं है। हम अब क्या करें? ये तो बड़ी समस्या है। तो सर क्या मैं बोल दूं ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? अबे जूते खाओगे क्या? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होती है वो दवाई होती है जिसके पीछे डिपिन आता है। डिपिन क्या आता है? जिसके पीछे डिपिन, एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन है ना, निफेडिपिन, निफेडिपिन नाम सुने होंगे आपने, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन। जिन दवाई के पीछे डिपिन वर्ड आता है वो होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो जिन्होंने ए आंसर लिखा है उनको सोटा पड़ेगा क्योंकि सोटालोल इज नॉट ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर माय डियर फ्रेंड। ए गलत आंसर है, समझ लो बात को, ए गलत आंसर है। तो बीटा ब्लॉकर सभी दवाइयां होती है लेकिन याद रखना सोटालोल जो कि LOL होते हुए भी कैसी दवाई है? नॉन कार्डियक ड्रग, ये नॉन कार्डियक ड्रग मानी जाती है और ये ड्रग बेसिकली डिसएरिथमियाज को कंट्रोल करने के लिए काम में ली जाती है और ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होती है। यस माय डियर फ्रेंड, ये कौन सी कैटेगरी में आती है? ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर वाली कैटेगरी में आती है। वैसे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर वाली कैटेगरी का एक बड़ा नाम एमियोडेरोन है, आपने नाम सुना होगा। एमियोडेरोन एक ड्रग है, ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में आती है। और एक दवाई जो है सोटालोल, ये भी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर का एजेंट है। ये मैग्नीशियम चैनल ब्लॉकर या जिंक चैनल ब्लॉकर नहीं है, तो सी जवाब भी गलत है। तो किस में आती है? पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में। समझ में आई? याद रह जाएगा। सोटालोल किस में आती है? पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में। नॉन कार्डियक ड्रग की कैटेगरी में आती है और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में आती है। एमियाड्रोन एक और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर का एजेंट है। रेनिटिडीन इसमें नहीं आती है बे, निपेडिपिन, एम्लोडिपिन बोल रहे हैं। रेनिटिडीन तो भाई साहब S2 रिसेप्टर ब्लॉकर है और वो HCl के सिक्रेशन को कम कराती है। ये दवाइयां BP को कम कराने वाली होती है। इन सभी दवाइयों को क्या बोलते हैं हम? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग या एंटी डिसएरिथमिक। जो हार्ट का रिदम गड़बड़ा जाता ना, नॉर्मली हाथ में लब डब लब डब लब डब ऐसे चलना चाहिए, लेकिन अगर हाथ में ये हो जाए लब डबा डब डब डबा लब लब, ये गड़बड़ है, इसको बोलते हैं डिसएरिथमियाज। और इस डिसएरिथमियाज वाली कंडीशन में हम देते हैं सोटालोल, हम देते हैं मेटोप्रोलोल, हम देते हैं एमियोडेरोन। दिस इज ऑल अबाउट द। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आपका अपना प्रश्न, पसंदीदा प्रश्न, पसंदीदा टेस्ट, एग्जाम का पसंदीदा टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट।
टीबी का टेस्ट है, एक ट्यूबरकुलिन यूनिट पीपीडी जो है हम यहाँ पे 0.1 ml एक ट्यूबरकुलिन यूनिट, 1 ट्यूबरकुलिन यूनिट प्योर प्रोटीन डेराइवेटिव, यहाँ पे हम 0.1 ml क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं और इंट्राडर्मली लगाते हैं। कहाँ पे, फ्लेक्सर सरफेस ऑफ द फोर आर्म की जो फ्लेक्सर सरफेस है, यहाँ पे ऐसा एक बल्क बनेगा और ये टीबी ये डाल देंगे और उसके बाद में रीडिंग लेंगे। मॉन्टॉक्स टेस्ट टीबी का टेस्ट होता है। टीबी का हम ऐसा कह सकते हैं एक सेंसिटिव टेस्ट है। इससे पता करते हैं कि आपकी बॉडी में टीबी वाला बैक्टीरिया है या नहीं है। कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। किसके लिए करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है, ट्यूबरकुलाई वो आपकी बॉडी में है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। और ये टीबी का टेस्ट है और इस टीबी के टेस्ट को करने के पीछे हमारा पर्पज क्या होता है, ये चेक करने के लिए कि टीबी का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आता तो है, नेगेटिव आता तो नहीं है। अब हम करेंगे क्या, हमने पहले इसको स्किन में ये लगा दिया, लगाने के बाद में हम वेट करेंगे क्योंकि ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। किसमें आता है ये, डिलेड रिएक्शंस होगी। तो डिलेड रिएक्शन होगी तो वी जस्ट वेट, हम इंतजार करेंगे 48 to 72 आवर्स, 48 से 72 घंटे हम वेट करेंगे। किसको लेने के लिए, रीडिंग को लेने के लिए। भाई रीडिंग कितने टाइम में लेंगे, इतने टाइम बाद में। रीडिंग में करते क्या है, ये जो जगह होगी जहां पे अगर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे एक हार्ड एरिया बन जाएगा पर्टिकुलर साइड में, जहां पे ये होगा वहां पे इस जगह पे ऐसे 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 लाल हो जाएगा और कुछ पर्टिकुलर एरिया जो है वो हार्ड हो जाएगा। इसको यहाँ की हमें रीडिंग लेनी है। और इसमें दो बातें होती है, एक तो सर होता है यहाँ पे इंड्यूरेशन। क्या होता है, इंड्यूरेशन वर्ड का मतलब होता है हार्ड एरिया। क्या होता है, हार्ड एरिया। तो पर्टिकुलर हार्ड एरिया जो होता है उसको तो इंड्यूरेशन कहते हैं। और एक होता है वहां पे एरिदमा। क्या होता है, एरिदमा। तो एक होता है एरिदमा मतलब लाल एरिया। तो लाल होगा उसको तो मेजर नहीं करते हैं चैट बॉक्स को सीजर आ गया, अरे भाई कोई मेटो वो लगाओ भाई, मिडाजोलाम लगाओ, या कौन सा देवें बताओ आप, एंटी कन्वर्जेंट दवाई कौन सी पसंद है आपको, वो लगा देते हैं चैट बॉक्स के रसगुल्ला कह रहा है चैट बॉक्स को सीजर आ गया। अब आप इतने लोग जो है पूरे उत्साह के साथ में दिख रहे हो ना, तो इसको तो सीजर ही आएगा। पर अगर आपको रिजल्ट सुनना है, अद्भुत प्रश्नोत्तरी में कौन कौन भाग लेगा उनके नाम सुनने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आंकड़ा नया लगाना पड़ेगा। कितना, 1000 का, है ना। तो मामला जो है वो ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको रिजल्ट सुनना है तो आपको आंकड़ा बिल्कुल नया लगाना है। और नया कितना आंकड़ा लगाना है, 1000 का, पूरे उत्साह के साथ में। मैं देखता हूं, अभी मैं देखो जितने भी रसगुल्ले हैं, अगरबत्ती लगाओ तुरंत स्पीड से। मैं नाम ले रहा हूं जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, सर फेनिटोइन दे दो, डाइजेपाम दे दो, मिडाजोलाम दे दो, और क्या दें बताओ, जो आपको अच्छा लगे सर वो दे दो। दिनेश ने तो लिख दिया भाई, दिनेश ने लिखा सर जो अच्छा लगे वो दे दो, है ना। आप जानो ना आपका काम जाने। डापा चूक हो गए सभी लाले तो है डापा चूक हो गए, डापा चूक मत हो भाई, उत्साहित रखो, उत्साहित। हाँ लगा नया आंकड़ा लगा, एकदम फ्रेश। और हमने बोला था आंकड़ा नया लगेगा तो क्या होगा, आंकड़ा नया लगेगा तो कहानी बदल देंगे हम, ठीक है। चलिए तो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं 48 से 72, ठीक है। फेनिटोइन लगा दिया हमने, अब ये डापा चूक नहीं होगा। अब आप उत्साह के साथ में कमेंट करो। तो यहाँ पे 48 से 72 घंटे में हम रीडिंग लेंगे। हमने बोला क्या देखोगे, इंड्यूरेशन वर्ड का मतलब होता है हार्ड एरिया। इसको मेजर करते हैं। अब प्यारे दोस्त देखो, मेजर करो तब ये कितने mm है, इफ इट इज मोर देन 10 mm, अगर ये 10 mm से ज्यादा है तो ही हम टेस्ट को पॉजिटिव मानेंगे, उससे पहले हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे, है ना। ये 10 mm से ज्यादा है तो ही हम इसको टेस्ट को पॉजिटिव मानेंगे, नहीं तो हम इस टेस्ट को पॉजिटिव नहीं मानेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कितने समय बाद में रीडिंग लेंगे सर, तो 48 से 72 मैंने बताया, तो ये दो तो कट गए। अब 48 करूं या 72 करूं, इसमें कंफ्यूजन है। तो याद रखना हमेशा मैक्सिमम समय को प्रायोरिटी देते हैं। क्यों, 48 में नहीं हुआ तो रुको जरा, 50 में होगा, 60 में होगा, 70 में होगा, 72 में होगा। धैर्य रख, बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है और रिजल्ट को पॉजिटिव आने में भी वक्त लगता है। और 72 तक भी नहीं आया तो अब नहीं आएगा। इतने ज्यादा, इससे ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है।
है कि नहीं है? इससे ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं है 30 साल का हो गया रसगुल्ला अभी भी फॉर्म भर रहा है, अरे भाई एक्सपायर हो गया मामला, 30 साल के बाद में तो फॉर्म भरने की कंडीशन में नहीं होगा। हाँ 30 साल तक वक्त है, वक्त दो, समय दो, पढ़ो अच्छे से, जम के पढ़ो, मैक्सिमम टाइम को चूज करो। जब आप मैक्सिमम टाइम को चूज करोगे, देखो आंकड़ा अभी नया नहीं लगा है, मेरे पास में रिजल्ट है ये देखो, लेकिन मैं इसको नहीं बताऊंगा, मैं इसको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आंकड़ा चाहिए मुझे नया, है ना, तो नया आंकड़ा चाहिए तो आपको रिजल्ट सुना दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू WHO द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ टीबी। जल्दी जल्दी स्पीड के साथ में जवाब आने चाहिए। टीबी को स्टॉप करना है तो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे क्या है टीबी को स्प्रेड करने से पहले? हाई इंसिडेंस बाय क्यूरेटिव इट, द बेस्ट क्यूरेटिव मेथड फॉर टीबी इज नोन एज डॉट वन ऑफ इट्स कंपोनेंट। क्या होगा इसका कंपोनेंट बताओ, क्या होगा इसका कंपोनेंट बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ भाई, बड़ा अच्छा सवाल है। पहला क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट। अच्छा एक रसगुल्ला कह रहा है कि ये रिजल्ट है कौन सा? वाह भाई वाह, क्या ही होगा बताओ इस दुनिया का। हाँ चलो, तो यहां पे हमने बोला पेशेंट विल बाय द ड्रग्स कैश डिटेक्शन बाय स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी, नन ऑफ द अबव। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब खर्चा कम, है ना, खर्चा अटनी और कमाई रुपया, वो वाला कॉस्ट इफेक्टिव वे क्या है? अगर आपको टीबी को डिटेक्ट करना है, टीबी को डिटेक्ट करना बेस्ट क्यूरेटिव मेथड, है ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी कराना पड़ेगा। याद रखना टीबी को जो हम कंफर्म करते हैं वो प्यारे दोस्तों किससे कंफर्म करते हैं? स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी। कैश शुड बी डिड, 3 सैंपलिंग करते हैं बैक टू बैक, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे 3 सैंपलिंग करते हैं और स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी टेस्ट को किया जाता है। पहले हमने मोंटॉक्स टेस्ट करते हैं, इसके अलावा कंफर्म करने के लिए स्पुटम स्मीयर इज द टेस्ट। तो सी करेक्ट आंसर है, बाकी सभी बातें गलत हैं। और ये कंफर्म भी करता है, ये इस बीमारी को कंफर्म भी करता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेटर्स प्रोटीन डेफिशिएंसी इन ए क्लाइंट। प्रोटीन की कमी वाला सिम्टम कौन सा है? अभी हमने न्यूट्रिएंट को पढ़ा और मान लो किसी इंडिविजुअल में प्रोटीन की कमी हो गई, सर प्रोटीन की कमी मैं कैसे पता करूं? बताओ प्रोटीन की कमी का कैसे पता करें? बताओ। पहला लिखा हुआ है स्पून शेप नेल, इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। हाँ बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे सभी लोग जवाब लिखे। राजस्थान CHO का रिजल्ट कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा, और आएगा बार बार ये दिन आए कि राजस्थान CHO का रिजल्ट आए। हम सभी यही चाहते हैं पर आ ही नहीं रहा है, क्या करें, वो बहुत टाइम लेगा अभी, तब तक हम आगे पढ़ लें। ओके सर ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन की कमी की हम बात करें तो याद रखना स्पून शेप नेल, प्यारे दोस्तों स्पून शेप नेल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का साइन है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं कोइलिनोइकिया। इसको हम क्या बोलते हैं? कोइलोनोइकिया। इसको हम क्या बोलते हैं? कोइलिनोइकिया। यह है आयरन स्पून शेप नेल। ब्रिटल नेल, इनको एक और नाम से जानते हैं ब्रिटल नेल। ब्रिटल क्या बोलते हैं? ब्रिटल नेल। कटे फटे टूटे फूटे नाखून, इनको बोलते हैं ब्रिटल नेल। स्पून शेप नेल, कोइलिनोइकिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम। मेरे प्यारे दोस्तों इंक्रीज होना ब्लीडिंग टाइम हमेशा इस बात को इंडिकेट करता है कि वहां पे प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर उनका कोई ना कोई पंगा है। हमारा जो कोएगुलेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं से ब्रेक हुआ है। हमारी बॉडी में या तो प्लेटलेट की कमी है, ध्यान रखना, हमारी बॉडी में या तो प्लेटलेट की कमी है या हमारे क्लॉटिंग फैक्टर का वहां पे पंगा हो रहा है। कहीं ना कहीं प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो पा रहे, एडियर नहीं हो पा रहे, क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिन मैस नहीं बना पा रहे हैं, वो उनके ऊपर बन नहीं रही है, थ्रोम्बस बन नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कोएगुलेशन फेलियर है और उसकी वजह से आपका ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ है। क्या बढ़ा हुआ है? ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ है ना। तो ये तो होता है आपका ब्लीडिंग टाइम का मामला। इन दोनों का प्रोटीन से कोई संबंध नहीं है। पैरानोइकिया किसे कहते हैं विवेक? पैरानोइकिया होता है जो नाखून होता है, पैरा मतलब अराउंड, तो नाखून के आसपास जो होता है वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाता है। जैसे होता है ना, कई बार आप ये कपड़े धोते हैं
है ना, मिट्टी विट्टी से यहाँ पे नाखून का जो जड़ है वहां पे सूजन आ जाती है, बहुत पेनफुल होता है, वो होता है पैराओनिक्स, पैरानोइकिया। और नाखून जब टूट फूट जाते हैं तो उसको बोलते हैं कोलिनाइकिया। तो पैराओनिक्स जो है वो नाखून के आसपास का जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है वो है पैराओनिक्स या पैरानोइकिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे प्रोटीन की जब कमी होती है तो हमारी बॉडी में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है। आपने देखा होगा प्रोटीन की जब शरीर में डेफिशिएंसी होती है तो हमारा बॉडी नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में चला जाता है, और आपकी बॉडी में क्या होता है, उस प्रोटीन की कमी से हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होता है, एल्ब्यूमिन की कमी, उसको बोलते हैं हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, एडिमा। और ये एडिमा कैसा होता है, पिटिंग एडिमा। कौन सा एडिमा है, पिटिंग एडिमा है। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होता है, जो है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है, और इसको प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज के नाम से जानते हैं। हाँ, फंगल इन्फेक्शन बैक्टीरिया कोई भी हो, लेकिन अराउंड द नेल वो नेल पूरा खराब होता है, उसको पैराओनिक्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बॉडी हैव। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, आंकड़ा बिल्कुल नया चाहिए और अगरबत्ती लगा के पूरे जोश के साथ में जुड़ जाए। अगला प्रश्न कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग कॉमनली एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। पहला ऑप्शन है पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, पोलीफेजिया। ये दो बार पोलीफेजिया आ गया है, इसको पोलीफेसिया करें, पोलीफेसिया, पोलीफेसिया। याद रखना, ये सभी बातें आपको उत्साहित मन के साथ में पढ़नी है ताकि एग्जाम में आने वाले सवालों में आप बिल्कुल सही पढ़ सके, सही कर सके। तो यहां पे चार बातें हमने बोली, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, पोलीफेसिया, और हाइपरग्लाइसीमिया का सिम्टम पूछा है, कौन सा होना चाहिए, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट देखो रे लाले, एक्सेप्ट देखो, एक्सेप्ट किसको देखो, एक्सेप्ट देखो, फिर जवाब लिख डालो, एक्सेप्ट देखो। देखो हाइपरग्लाइसीमिया जो है उसमें 3 पीज साइन आते हैं, 3 पीज साइन, ये तो तय है, और इन 3 में ये पी होंगे। एक्चुअली में क्या होता है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होता है तो यूरिन के साथ बाहर जाता है वो, है ना। जब ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में लेवल जो है वो कितने से ज्यादा हो जाए, 180 से ज्यादा हो जाए, 180 mg/dl से ज्यादा हो जाए शुगर अगर शरीर में, तो ग्लाइकोसूरिया होता है। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज इन यूरिन। जब यूरिन में ग्लूकोज निकलता है तो ग्लूकोज पानी को बहुत बाहर लेके जाता है, तो पोलीयूरिया शुरू हो जाता है। अब शरीर से पानी ज्यादा बाहर जाएगा तो पानी की शरीर में कमी होगी, तो हम पानी ज्यादा पिएंगे, इसको बोलते हैं पोलीडिप्सिया। और हमारे प्लाज्मा में ग्लूकोज ज्यादा क्यों है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। अब इंसुलिन नहीं है तो हमारी बॉडी की सेल जो है उसको ब्लड जा तो रहा है, लेकिन इसके अंदर ग्लूकोज घुस नहीं रहा है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। तो दरवाजा कौन खोले, और दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक इसमें ग्लूकोज नहीं जाएगा। तो सेल बेटी भूखी है और रो रही है, और ये अपना मैसेज किसको कर रही है, ब्रेन को, मेरे खाना नहीं आया, खाना नहीं आया, खाना नहीं आया। ये कौन कह रही है, सेल। किसको कह रही है, ब्रेन को। खाना पड़ा हुआ है लेकिन अंदर आ नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन नहीं है, खाना अंदर नहीं आ रहा है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, ज्यादा ग्लूकोज की वजह से ग्लाइकोसूरिया हो रहा है, पेशाब ज्यादा लग रहा है, पानी की कमी हो रही है, सेल लगातार भूखी 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 ऐसा बोल रही है। तो हमारा जो ब्रेन है वो आदेश देता है किसको, पेट को, बोले ज्यादा खाओ, पोलीफेजिया, ज्यादा खाओ और खाओ, जितना खाएगा और ग्लूकोज बढ़ेगा और बढ़ेगा, सेल फिर भी भूखी है, फिर जाएगा, फिर खाएगा, खाओ 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 खाओ, ग्लूकोज बढ़ो 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 बढ़ो। जब बड़ा 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 है तो ग्लूकोसूरिया होगा, पोलीयूरिया होगा, पोलीडिप्सिया होगा, पोलीफेजिया, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोली, ये चक्रा चलता ही रहेगा। और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, डायबिटीज मेलाइटस बोलता हूँ। शुगर वाली बीमारी जिंदगी भर का खेल है, कभी ठीक नहीं होने वाला है, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, क्योंकि ये खाता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, ये जाता रहेगा और ये पीता रहेगा, ये खाता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, जाता रहेगा, पीता रहेगा। ये तमाम बातें लगातार कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। सेल लगातार बेचारी रोती रहती है क्योंकि ये भूखी है, भूखी है। किसको कहती है, ब्रेन को, और ब्रेन उसको खाना खिलवाता रहता है पेट से। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या प्रॉब्लम ये है, ये इंसुलिन वाली। इंसुलिन ही नहीं है, क्या करे सेल, इंसुलिन ही नहीं है, क्या करेगा यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया, तो डायबिटीज हो जाती है। पोलीफेसिया जो है ऐसा कोई ये नहीं है टर्म, तो यहाँ पे डी आंसर है, क्योंकि सवाल एक्सेप्ट का था, सवाल एक्सेप्ट का था। समझ में आई प्यारे मित्रों, डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम है, पोलीफेजिया डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम है। अगला प्रश्न,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ए चाइल्ड विद लेड पॉइजनिंग। अगला प्रश्न है, रिजल्ट डिक्लेयर होगा लेकिन कब? तब जब आंकड़ा बिल्कुल चरम सीमा पे होएगा। चरम सीमा जानते हो? उत्साह दिखाओ, एक बार अगरबत्ती लगाओ और अपने आप को कॉन्फिडेंट करो नए आंकड़े के साथ में। सवाल ने बोला कि इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट है, किसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है लेड पॉइजनिंग का? एंटीएमेटिक, गैस्ट्रिक लवाज, चिलेटिंग एजेंट और एक्टिवेटेड चारकोल। लेड एक धातु है और उसकी हो जाती है पॉइजनिंग, और उस पॉइजनिंग के केस में आपको देना पड़ता है चिलेटिंग एजेंट। और जब चिलेटिंग एजेंट आप काम में लेते हैं तो आप कौन सा चिलेटिंग एजेंट काम में लेंगे, ऐसा सवाल ने आपसे पूछा है। कौन सा जवाब होना चाहिए? मतलब बेसिकली मैंने बोलते बोलते ही बोल दिया है कि लेड एक पॉइजनिंग है और उसमें आप क्या काम में लेते हैं? चिलेटिंग एजेंट काम में लेते हैं। याद रखना, पहला एक्टिवेटेड चारकोल तो यूनिवर्सल एंटीडोट माना जाता है। तो लेड पॉइजनिंग के अंदर हम क्या यूज करते हैं? प्राइमरली चिलेटिंग एजेंट काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं प्यारे दोस्तों? चिलेटिंग एजेंट काम में लेते हैं। तो यहाँ पे चिलेटिंग एजेंट काम में लिया जाता है, सी करेक्ट आंसर है। बाकी सभी बातें यहाँ पे गलत है कि नहीं है? कोई भी चिलेटिंग एजेंट आप काम में ले लो, डाई मर्कैप्टोल काम में लिया जाता है ज्यादातर लेड पॉइजनिंग में, वो एक चिलेटिंग एजेंट है। जब कोई नहीं है तब एक्टिवेटेड चारकोल काम में लेते हैं, ये तो यूनिवर्सल एंटीडोट के रूप में आता है। लेकिन हम क्या काम में लेंगे? चिलेटिंग एजेंट। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, जयपुर बैच से भी है, जोधपुर बैच से भी है, आप तैयारी कर सकते हो। यूपीपीएससी के जितने भी रसगुल्ले हैं, है ना, वो उत्साह के साथ में आज के इस सेशन का आनंद ले। बैक टू बैक सेशन होंगे और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तैयारी हम आने वाले सेशन में कराने वाले हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पे आपको वो सब दिया जाएगा जिसकी जरूरत किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए होती है। आप बड़े इत्मीनान और बड़े उत्साह के साथ में पढ़े और अच्छे से पढ़े। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? यहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की कहानी पूछी है। दो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। इसको बोलते हैं ईट, ड्रिंक और रेस्ट वाला सिस्टम, और इसको बोलते हैं आपका फाइट एंड फ्लाइट वाला सिस्टम। फाइट एंड फ्लाइट वाला सिस्टम, दो बातें यहां पे रही। फाइट एंड फ्लाइट वाला सिस्टम एक होता है और ईट, ड्रिंक और रेस्ट वाला सिस्टम ये एक होता है। मतलब जब मैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करूं तो ये तो होता है ईट, ड्रिंक और रेस्ट वाला सिस्टम, और इसकी बात करूं मैं तो फाइट एंड फ्लाइट वाला सिस्टम ये होता है सिंपैथेटिक, ये होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो सवाल ने ये पूछा है कि सर अगर मैं इनकी बात करूं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, तो ये पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक प्यारे दोस्तों स्लो करता है ऑल सिस्टम को, सभी सिस्टम को धीरे करता है, और फास्ट करता है किसको? जीआईटी को। और जब मैं सिंपैथेटिक की बात करूं तो ये फास्ट करता है किसको? सबको, ऑल सिस्टम। और ये स्लो करता है, क्या करता है? स्लो करता है किसको? जीआईटी को। ये जीआईटी को स्लो करता है, ये बाकी सारे सिस्टम को फास्ट करता है। ये सभी सिस्टम को स्लो करता है, ये जीआईटी को फास्ट करता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। नाउ द इफेक्ट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्टिमुलेशन ऑफ ब्रोंकियल स्टिमुलेशन पे, ब्रोंकाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जब पैरासिम्पैथेटिक का ब्रोंकाई पे इफेक्ट होगा तो ये तो स्लो करेगा, तो इसका काम होता है ब्रोंक्यूल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। याद करना, देखो सभी लोग सोचो कि अगर मैं ब्रोंक्यूल पे पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट दिखाऊं तो पैरासिम्पैथेटिक शरीर सिस्टम को धीरे करता है, तो ये ब्रोंक्यूल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जबकि सिंपैथेटिक ब्रोंको डायलेशन कराएगा। ब्रोंको डायलेशन को रिलैक्सेशन कहते हैं। अगर आपका जवाब बी है तो आपका जवाब सी भी होना चाहिए, क्योंकि डायलेशन और रिलैक्सेशन एक ही बात है, फ्लेक्सिबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। जो लोग बी जवाब लिख रहे हैं, स्वर्णिमा सिंह, आपको यह भी समझना चाहिए कि बी का मतलब ही सी है। भाई अगर मैं रिलैक्सेशन करा रहा हूं तो डायलेटेशन हो रहा है, दोनों बातें एक ही है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या कराता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, न कि डायलेटेशन। ये कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, न कि रिलैक्स करता है। तो जब ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, डायलेटेशन जो है कराता है, रिलैक्सेशन की बात हुई तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, डायलेटेशन या रिलैक्सेशन नहीं कराएगा, ये क्या कराएगा? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। तो ये तीनों ऑप्शन मेरे गलत हो गए, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसका उल्टा करता है। वो क्या करता है? रिलैक्सेशन कराता है, डायलेटेशन कराता है। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, व्हाट ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया? अब एक आदमी को मलेरिया हो गया, मलेरिया के इलाज के लिए दवाई काम में लेनी है। याद रखना, मलेरिया जो बीमारी होती है ना, मलेरिया ये जो बीमारी है इसमें दो तरह का होता है, एक वाइवेक्स मलेरिया होता है और एक फाल्सीपेरम होता है। वैसे इसकी 4-5 प्रजाति है, लेकिन मेनली दो मलेरिया कॉमन है, एक वाइवेक्स एक फाल्सीपेरम। एक सवाल यहां से बनता है कि जो फाल्सीपेरम मलेरिया है इसको हम सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। कौन सा मलेरिया कहते हैं? सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। मलेरिया जो बीमारी होती है, ये बीमारी का जो बेसिक कंसेप्ट है कि ये मॉस्किटो वाली बीमारी होती है, मॉस्किटो। और मॉस्किटो में फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इसका कैरियर होता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है ये मलेरिया जो है उसका कैरियर होता है, ये कैरियर है। और इस बीमारी में 3 स्टेज होती है, 3 स्टेज। इस बीमारी में 3 स्टेज आती है। जब बीमारी होती है, जब इसका फीवर आता है, तो इस फीवर के अंदर एक तो मरीज को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। मरीज को क्या होता है? हॉट स्टेज, कोल्ड स्टेज और जो है आपका सिवरिंग वाला स्टेज, सिवरिंग है ना। इस बीमारी में क्या आता है? एक होती है हॉट स्टेज, एक होती है कोल्ड स्टेज और एक होती है सिवरिंग, है ना। एक ठंड लगना, एक फीवर होना और एक गर्म लगना। फीवर की कोई स्टेज नहीं होती है। इसमें भी एग्जाम में सवाल बनता है कि इसकी कौन सी स्टेज होती है, कौन सी नहीं होती। तो एक स्टेज होती है हॉट स्टेज, एक होती है कोल्ड स्टेज और एक होती है स्वेटिंग वाली स्टेज। सिवरिंग क्या? स्वेटिंग, सॉरी, स्वेटिंग वाली स्टेज, स्वेटिंग। तो हॉट स्टेज होती है, कोल्ड स्टेज होती है और स्वेटिंग वाली स्टेज होती है। फीवर नाम की कोई इसमें स्टेज नहीं होती है। ये 3 स्टेज आपको याद रखनी है। HCS बोलते हैं इसको, है ना, मलेरिया, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, वाइवेक्स और फाल्सीपेरम। फाल्सीपेरम को सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं। नाउ इसमें कौन सी ड्रग यूज करते हैं? तो क्विनिन इज द ड्रग। PCM तो फीवर के लिए है, फीवर के लिए ये फीवर की ड्रग है। एंटीपायरेटिक कहते हैं, फीवर मतलब एंटीपायरेटिक्स, या आप इसको एनाल्जेसिक्स भी कहते हो, एनाल्जेसिक्स। तो ये ऐसी दवाई है, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स। एनसेड जो होती है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। एंटी प्लेटलेट एजेंट भी कहते हैं, जो प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से रोकती है। थ्रोम्बस वाली बीमारी में भी देते हैं एस्प्रिन, और एस्प्रिन दर्द की दवाई भी है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग भी है। फीवर एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक्स के रूप में PCM देते हैं, एस्प्रिन होगी। टाइलेनॉल और पैरासीटामोल एक ही कैटेगरी की है। तो ये बुखार को कम करने की और दर्द की दवाइयाँ होती है, दर्द की दवाई होती है। ये जो है क्विनिन, ये क्विनिन दवाई जो है वो कौन सी दवाई है? क्विनिन दवाई जो है प्यारे दोस्तों ये मलेरिया की दवाई है। इसको एंटी मलेरियल ड्रग कहते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि एंटी मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मतलब कौन सी फेमस दवाई है। अगरबत्ती लगाओ, आंकड़ा बिल्कुल नया चाहिए, फिर बता रहे हो। नए आंकड़े के साथ में नई शुरुआत है और एकदम जबरदस्त होना चाहिए। अब बताओ कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? क्लोरोक्विन। ध्यान रखना, मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन ये मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हम काम में लेते हैं। क्लोरोक्विन है कि नहीं है? क्लोरोक्विन सेफ है प्रेगनेंसी में भी, मतलब ये ऐसी एंटी मलेरियल है जिसको आप प्रेगनेंसी में भी दे सकते हो। मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस है, एंटी मलेरियल एजेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्विनिन रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सवाल क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पोजिशन इज मोस्ट करेक्ट आफ्टर द सक्सेसफुल रिसक्सिटेशन टू द पेशेंट। पेशेंट को आपने CPR दिया, CPR कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, और सक्सेसफुल रहा और आपने रिसक्सिटेट कर दिया मरीज को। रिसक्सिटेटेड के बाद में आफ्टर रिसक्सिटेटेड कौन सी पोजीशन जो है उसके अंदर आप मरीज को रखना पसंद करेंगे, जो मरीज की सबसे बेस्ट पोजीशन है और उस पर रखना आप पसंद करेंगे रिसक्सिटेट करने के बाद में, वो पोजीशन मरीज की कौन सी रहेगी? सभी लोग जवाब लिखें और बेस्ट जवाब लिखें, अपना अपना जवाब लिखें। पड़ोसी के भरोसे बिल्कुल ना रहे, अपने पे भरोसा दिखाएं। कौन सी पोजीशन आपकी प्रीफर पोजीशन है? जब आपने मरीज को रिसक्सिटेट कर दिया और उसके बाद में आपको प्रॉपर पोजीशन में मरीज को वहां पे रखना है। फ्लैट विद द नी एक्सटेंडेड पहला पोजीशन है, फ्लैट विद नी एक्सटेंडेड, ऑन द साइड अपर नी फ्लेक्स, प्रॉन विद द हेड लोवर्ड, सुपाइन विद द हेड एलिवेटेड। बहुत अच्छा सवाल है। जब आपने मरीज को रिसक्सिटेट किया, रिसक्सिटेट के बाद में बेस्ट पोजीशन कौन दी है?
याद रखना, जब आपने मरीज को रिसक्सिटेट किया, मरीज अनकॉन्शियस होता है ना, अब रिसक्सिटेट किया, मरीज के वापस वाइटल्स है, सबसे बेस्ट पोजीशन है कि एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना होता है साइड लाइंग पोजीशन, सुपाइन नहीं, सुपाइन विद हेड एलिवेटेड नहीं, आप मरीज को सबसे बेस्ट पोजीशन हमेशा देते हैं साइड लाइन, साइड ऑन द साइड, अपर नी फ्लेक्स, घुटने थोड़े मोड़ के साइड में करके लेटाओ, ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। ये पोजीशन बेस्ट नहीं है, डी आंसर गलत है लालो। और फ्लैट विद द नी एक्सटेंड, फ्लैट लेटा दो, नी थोड़े एक्सटेंड कर दो, ये नहीं है, या गर्दन नीचे कर दो, पांव ऊपर कर दो, ये भी नहीं है, और एकदम सीधा लेटा गया, जिसको सेमी फाउलर पोजीशन कहते हैं, ये भी बेस्ट नहीं होती है, बेस्ट होती है साइड लाइंग पोजीशन। कौन सा पोजीशन देंगे? साइड लाइंग, ऑन द साइड, अपर नी फ्लेक्स का मतलब होता है घुटनों को थोड़ा ऊपर की तरफ करके और थोड़ा साइड में कर दो उसको, ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। बी जो ऑप्शन है, ए सी और डी तीनों ही गलत है, तो साइड में कर दो। और फिर ये ड्यूरिंग सीपीआर तो सीधा लेटाते हैं, सीपीआर देने के बाद में जब रिसक्सिटेट हो गया, सीपीआर तो आप सभी को पता ही है, रिसक्सिटेट करना, ये होने के बाद में मरीज को कौन सा पोजीशन देते हैं? साइड लाइन, है ना। सीपीआर तो हमने आपको सिखाया भी था जयपुर के सेमिनार में, है ना, आपने फोटोज देखी होगी, है ना। तो जयपुर के सेमिनार में हमने आपको सीपीआर करना सिखाया था डेमो के ऊपर। उत्कर्ष क्लासेज एकमात्र ऐसी क्लासेज है जो आपको डेमो के साथ में सभी चीजें सिखाते हैं। ये हमारा ऑफलाइन बैचेज का कंसेप्ट रहेगा और विद डेमोस्ट्रेशन आपको सभी बातें बताना और पूरे उत्साह के साथ में सिखाना, ये हमारा प्राइम जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिक एपिसोड। बड़ा अच्छा सवाल है। मैनिक एपिसोड के इलाज के लिए कौन सा दवाई काम में लिया जाता है? ड्रग ऑफ चॉइस, एलोपेरिडोल, लिथियम, इमिप्रामिन और सीपीजेड। बहुत बढ़िया। आते हुए क्वेश्चन इसलिए गलत होते हैं क्योंकि हम थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है। आराम से पढ़ो, सवाल को समझो, फिर जवाब लिखो, मजा आएगा। और अगरबत्ती लगा के लिखो, आंकड़ा एकदम, आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए, मजा उसके अंदर है। तो आंकड़ा बिल्कुल नया हो। मैनिक एपिसोड यहां पे आ रहे हैं। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? एलोपेरिडोल एक नाम है, लिथियम एक नाम है, इमिप्रामिन एक नाम है, सीपीजेड। सीपीजेड को हम बोलते हैं क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन। ये जो क्लोरप्रोमाजिन दवाई है, सीपीजेड है, ये फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग है, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग है, साइकोटिक ड्रग है जो डिस्कवर हुई थी, सबसे पहले जो यूज हुई थी, ये होती है क्लोरप्रोमाजिन। इमिप्रामिन दवाई जो होती है, इमिप्रामिन, ये एंटी डिप्रेशन कैटेगरी में आती है और इसको हम बोलते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। इमिप्रामिन जो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम में लिया जाए, मतलब ड्रग के रूप में काम में लिया जाता है ट्रीटमेंट में एन्यूरेसिस, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। तो एन्यूरेसिस जो बच्चों में एक बिहेवियर की प्रॉब्लम है, उसमें एज ए ड्रग कौन यूज करते हैं? इमिप्रामिन। और ये किस में आती है? टीसीएज में। सर टीसीएज क्या है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन जो ड्रग है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं हम इमिप्रामिन। और सीपीजेड क्या है? फर्स्ट एंटीसाइकोटिक एजेंट है जो डिस्कवर हुआ था। हेलोपेरिडोल जो होती है, ये भी एक एंटीसाइकोटिक दवाई है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है, सिजोफ्रेनिया के इलाज में काम में लेते हैं। और ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ईपीएस कराती है, सबसे ज़्यादा ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट अगर किसी के आते हैं तो एलोपेरिडोल के। तो ये भी यहाँ पे जवाब तो नहीं बनेगा, है कि नहीं? तो अब आपका जवाब कौन सा बनेगा? लिथियम, मूड को स्टेबल करने वाली ड्रग, जो मूड स्टेबलाइजर है। याद रखना, जो मूड स्टेबलाइजर है वो लिथियम है, ये मूड को स्टेबल करती है। लिथियम जब किसी मरीज को हम देते हैं लिथियम को, तो याद रखना यहाँ पे लिथियम के बारे में कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो इसका सीरम लेवल लिथियम का कितना होता है? 0.6 to 1.2 मिलीकुलेंट पर लीटर। लिथियम इससे ज्यादा होने पे लिथियम की टॉक्सिसिटी का रिस्क रहता है। लिथियम के साइड इफेक्ट आपको वहां पे देखने पड़ेंगे। लिथियम जो है वो हाइपोनेट्रीमिया कराती है, हाइपोनेट्रीमिया कराती है। सीरम सोडियम लेवल चेक करते रहना पड़ेगा। सीरम सोडियम लेवल जो है नॉर्मली होता है 135 से 145 मिलीकुलेंट पर लीटर। एंड अगर ये 135 से कम हो जाए तो मरीज को हाइपोनेट्रीमिया की कैटेगरी में हम रखेंगे, जो लिथियम की वजह से हो सकता है। ये सोडियम को कम कराती है बॉडी में। लिथियम जो होती है वो एक और प्रॉब्लम करती है प्यारा दोस्तों। ये लिथियम जो है, सीरम लेवल हमने चेक किया, लिथियम का ब्लड लेवल, सोडियम का ब्लड लेवल चेक किया, हाइपोनेट्रीमिया कराती है। लिथियम को जब हम किसी मरीज को देते हैं तो मरीज में डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है मरीज में?
डिहाइड्रेशन होता है, फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में। तो मरीज पानी 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 पानी, आज है ब्लू है, पानी पानी मांगता रहता है, पानी मांगता रहेगा क्योंकि पानी की कमी होती है लिथियम की वजह से। हम मरीज को कहते हैं कि तुम्हें किसी दौड़ में भाग नहीं लेना है, तुम्हें बार बार पानी पीते रहना है। क्यों? लिथियम पॉलीयूरिया कराती है, शरीर में पानी का कमी हो जाता है। सोडियम बाहर जाता है, लिथियम बाहर चला जाता है, सोडियम बाहर जाता है, लिथियम बाहर चला जाता है, पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। लिथियम एक काम और करती है प्यारे दोस्तों, इसका साइड इफेक्ट है ना, ये तो इसके साइड इफेक्ट हो गए। आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब लिथियम आप किसी मरीज को दे रहे हो, लिथियम के साथ में आप कुछ चीजें अवॉइड करो। क्या अवॉइड करो? एक तो आप लिथियम के साथ में अवॉइड करो क्या? अवॉइड करो क्या दोस्तों? जो लिथियम ले रहे हो क्या अवॉइड करो? एक्सरसाइज अवॉइड करो। लिथियम जब आप ले रहे हो तो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है ना। साल्ट फ्री डाइट आपको नहीं लेनी है, साल्ट फ्री डाइट अवॉइड करनी है आपको। वहां पे मरीज को जो है वो डायूरेटिक्स नहीं लेना है, डायूरेटिक्स आपको क्या अवॉइड करना है? एक्सरसाइज अवॉइड करनी है आपको, साल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं लेनी है आपको, डायूरेटिक नहीं लेना है जब आप लिथियम ले रहे हो। आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है। अरे जब लिथियम ले रही है कोई लेडी तो उसको प्रेग्नेंट नहीं होना है, और अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो लिथियम नहीं लेना है। दोनों में से जो जरूरी है वो पहले कर ले, क्योंकि अगर लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो लिथियम का टेरेटोजेनिक इफेक्ट है। और लिथियम का टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या है? लिथियम का टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है? लिथियम का टेरेटोजेनिक इफेक्ट ये होता है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट जो है लिथियम का वो ये है कि मां खाएगी और बच्चे में क्या हो जाएगा? एब्स्टेन एनोमली। एब्स्टेन एनोमली, एब्स्टेन एनोमली एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, और ये कैसी है? साइनोटिक हार्ट डिजीज है, साइनोटिक सीएसडी है एब्स्टेन एनोमली। लिथियम का टेरेटोजेनिक इफेक्ट है कि मां अगर ये दवाई खाएगी तो बच्चे का हार्ट का माल फॉर्मेशन हो जाएगा, साइनोटिक हार्ट डिजीज हो जाएगी, एब्स्टेन एनोमली। लिथियम जब कोई ले रहा है तो हम उसे कहेंगे कि उसको क्या करना है? अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है, टीएफटी, T3, T4 और TSH। आप कहोगे सर ये क्यों? क्योंकि लिथियम जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म करवाती है। लिथियम दवाई जो है थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम करवा देगी, मरीज में हाइपोथायरॉयडिज्म करा दी। इस दवाई के साथ में थायराइड हार्मोन का टेस्ट करते रहना है, हार्ट का जो है वो प्रॉब्लम होता है, प्रेगनेंसी के लिए मरीज को देखते रहना होता है। और एक चीज हमने यहाँ पे आपको बता दी, हाँ बिल्कुल बॉक्स शेप का हार्ट हो जाएगा और बॉक्स में से आज कुछ निकलेगा। अभी जो रिजल्ट वाला बॉक्स निकलेगा ना उसमें जो सफल अभ्यर्थी है उनके नाम निकलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एकदम अगरबत्ती लगा के नया आंकड़ा लगा दो, ताकि बहुत जल्दी आप लोगों को हम क्या सुना दें? रिजल्ट सुना दें, एकदम नया रिजल्ट। अगले प्रश्न के साथ में रिजल्ट कौन सा है पता है आपको? उत्कर्ष चैनल पे हो रही है अद्भुत प्रश्नोत्तरी। तो कल शाम को टेस्ट हुआ था, आप में से कई लोगों ने दिया होगा। उस टेस्ट का है रिजल्ट कि कौन वो प्रतिभागी है जो अद्भुत प्रश्नोत्तरी का पार्ट बनेंगे, जहां पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और हर सवाल पे 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। खेलो, सीखो और जीतो। 100 रुपए का प्राइस, नेट प्राइस, हर एक प्रश्न पे 100 रुपए, हर प्रश्न पे 100 रुपए। क्लियर है? अगला प्रश्न, प्रिया बोल रही है सर अभी बता दो, अभी नहीं लाले। हमने बोला ना भाई एक बात तो इंपॉर्टेंट है ना, 950 बच्चे हैं, 50 बच्चे और जुड़ जाए, बस बात खत्म। आंकड़ा लगना चाहिए ना। आप बताओ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बताओ, आप बताओ। अगर आप कहोगे नहीं लगना चाहिए तो ठीक है, बढ़ने दो। आप कह रहे हो लगना चाहिए तो लगा डालो, दोनों में से एक बात है। अगर आप कह रहे हो कि नहीं लगना चाहिए तो ठीक है, बता देंगे रिजल्ट, लेकिन लगना चाहिए तो लगा दो पूरे उत्साह के साथ में। और अगरबत्ती लगा के नया आंकड़ा, ठीक है। सभी कह रहे हैं लगना चाहिए तो लगाओ तुरंत स्पीड से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ डायबिटीज इंसिपिटस? इंसिपिटस, अरे इंसिपिटस पूला है लालो। इंसिपिटस में हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता, ये होता है डायबिटीज मेलाइटस में, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया होता है डायबिटीज मेलाइटस में, और पॉलीफेजिया होता है डायबिटीज मेलाइटस में। आप कहोगे सर पॉलीयूरिया भी तो होता है डायबिटीज मेलाइटस में, हाँ होता है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिटस में तो होता ही होता है कि नहीं? तो डायबिटीज इंसिपिटस में तो होता ही होता है। तो यहाँ पे पॉलीयूरिया जो है वो किस में होता है? डायबिटीज मेलाइटस में भी होता है और डायबिटीज इंसिपिटस में भी होता है। अब आप कहोगे सर ये डायबिटीज इंसिपिटस रोग कौन सा है? ये मधुमेह है क्या? ये मधुमेह नहीं है, ये तो मधुमेह से भी ऊपर है। कौन सा में है ये पता नहीं कौन सा में है, पर इसमें एडीएच हार्मोन की, एडीएच हार्मोन जो है उस एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। मधुमेह बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस को। इसमें तो इंसुलिन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है।
लेकिन डायबिटीज इंसिपिटस के अंदर कौन कम होता है? एडीएच हार्मोन। एडीएच को हम वेजोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, वेजोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन। इसको हम डेस्मोप्रेसिन भी कहते हैं, डेस्मोप्रेसिन। इसको हम DDAVP के नाम से भी जानते हैं, DDAVP, है ना, अलग अलग तरह के नाम है ना। तो ये सभी नाम एडीएच हार्मोन की है। इसकी कमी जब होगी तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा रीनल ट्यूब्यूल से, और जब वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वाटर ज्यादा बाहर जाएगा। जब पानी ज्यादा बाहर जाएगा तो देखो इसमें सिम्टम क्या आएंगे, आपका जो यूरिन है वो क्या होगा? ज्यादा, एक्सेस। तो यहाँ पे होगा पॉलीयूरिया। तो यूरिन का अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाता है, बाकी सब यूरिन में कम कम और कम होते हैं। अब ये तीन कम क्या है? यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, एग्जाम में पूछा जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है सर। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी कम होती है सर। यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, ऑस्मोलैरिटी कम है, और यूरिन जो है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, कंसंट्रेशन कम है, ऑस्मोलैरिटी कम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है। पॉलीयूरिया जब होता है तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, यूरिन का कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम हो गया, ऑस्मोलैरिटी कम हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो गया। ज्यादा कौन है? ज्यादा सिर्फ यूरिन का आउटपुट है, और आउटपुट ज्यादा होना पॉलीयूरिया कहलाता है। तो एक्सेस यूरिन आउटपुट होगा, बाकी सब चीजें कम होगी। इस तरीके का कंसेप्ट देखने को मिलेगा डायबिटीज इंसिपिटस के मरीज में। उधर प्लाज्मा में इसका उल्टा होता है। तो प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में आउटपुट ज्यादा नहीं होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? डिहाइड्रेटेड प्लाज्मा हो जाता है। तो प्लाज्मा में पानी की कमी होती है, तो ये सभी चीजें प्लाज्मा में बढ़ी हुई होती है। ये दो मेजर डिफरेंस है डायबिटीज इंसिपिटस में, यूरिन और प्लाज्मा में। समझ गया आपको? सर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम क्यों होती है? क्योंकि यूरिन कंसंट्रेटेड हो गया। जब यूरिन में पानी नहीं होगा ना तो यूरिन बहुत ज्यादा गाढ़ा आएगा। गाढ़े यूरिन का सब चीज जो है जब यूरिन ज्यादा होता है तो वो डाइल्यूटेड आएगा। डाइल्यूटेड यूरिन जब होगा, पानी ज्यादा होगा तो सोल्यूट कम होते हैं, तो सब चीजें कम हो जाती है ना। जैसे भाई मतलब आप एक कप चाय बनाते हो और उसमें चीनी डालते हो, वो मीठी होती है। अब उसी एक कप चाय को आप 2 लीटर पानी में डाल दो, अब वो चाय रही क्या? और उसमें चाय का कोई टेस्ट आएगा क्या? नहीं। इसका मतलब सब कम हो गया उसमें, पानी, चाय की पत्ती, दूध, शक्कर, सब इतने कम हो गए कि वो चाय नहीं, वो पानी है, ऐसा हम बोलेंगे, वो पानी है। इसका मतलब सब कम हो जाते हैं उसके अंदर। किसी भी चीज को आप डाइल्यूट करोगे ना, किसी भी चीज को आप डाइल्यूट करोगे तो सब चीजें उसमें ये कम हो जाएगी, क्योंकि सोल्यूट है बाकी वाले, तो सोल्यूट सारे कम हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आसान है कि नहीं है? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। चलो फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ, रिजल्ट अभी नहीं, रिजल्ट आएगा जब आंकड़ा नया लाएगा। और आंकड़ा नया कब लगेगा? जब रसगुल्ले अगरबत्ती लगा के पूरा उत्साह दिखाएंगे। दिखाओ उत्साह अगले प्रश्न के साथ में। बिल्कुल। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड ईसीटी द शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट यूज्ड। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की मॉडिफाइड ईसीटी काम में ले रहे हैं, जो लेटेस्ट आजकल ईसीटी काम में लेते हैं, उसमें शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट कौन सा यूज करते हैं? पेनकुरियम ब्रोमाइड, सुसिनाइल कोलिन, थायोपेंटोन एंड एट्रोपिन। 4 बातें हैं। मसल रिलैक्सेंट पूछा है और रसगुल्ला जवाब लिख रहा है एट्रोपिन। थोड़ा तो दिमाग लगा लाले। एट्रोपिन मसल रिलैक्सेंट कब से हो गया? हमने मसल रिलैक्सेंट पूछा है। मसल रिलैक्सेंट समझते हो? हाँ, मसल को रिलैक्स करने वाला, नाम से ही पता चलता है। मसल रिलैक्सेंट मतलब मसल को रिलैक्स करने वाला। सर कौन है वो? ये है लालो सुसिनाइल कोलिन। पेनकुरियम मसल रिलैक्सेंट नहीं है, ध्यान रखना। थायोपेंटोन या एट्रोपिन इज नॉट ए मसल रिलैक्सेंट। हु इज मसल रिलैक्सेंट? मसल रिलैक्सेंट इज सुसिनाइल कोलिन। सुसिनाइल कोलिन एक मसल रिलैक्सेंट है, ये मसल को रिलैक्स करता है। बाकी तीनों चीजें, पानकुरियम ब्रोमाइड, थायोपेंटोन या एट्रोपिन सल्फेट, मसल रिलैक्सेंट वाली कैटेगरी में नहीं आता है। तो कौन आता है? सुसिनाइल कोलिन आता है। ठीक है साहब, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी सभी बातें गलत है। तो ये जो अद्भुत प्रश्नोत्तरी होनी है, इस अद्भुत प्रश्नोत्तरी का इंतजार कई लोग कर रहे हैं। अभी हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और इस अद्भुत प्रश्नोत्तरी में जो कौन बच्चे भाग लेंगे, इसका रिजल्ट भी मेरे पास में है, पर रिजल्ट सभी को सुनाना है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे अपने प्रश्न के साथ में। तो पहला ड्रग जो डिस्कवर हुआ है एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के अंदर, वो कौन सा? डेप्सोन,
क्लोफाजिमिन, रिपाम्पिसिन, पायराजिनामाइड। पहला ड्रग, फर्स्ट ड्रग जो कि डिस्कवर हुआ है, और ये ड्रग कब डिस्कवर हुआ है? एपिलेप्सी के इलाज के लिए डिस्कवर हुआ था। इस दवाई को डिस्कवर किया गया था, वो कौन सी दवाई थी जो सबसे पहले डिस्कवर हुई एपिलेप्सी के इलाज के लिए? ड्रग ऑफ चॉइस सभी को पता है, होना भी चाहिए, और वैसे आपको पता होना चाहिए कि जब हम लेप्रेसी की बात करते हैं, लेप्रेसी, तो लेप्रेसी को हैंसन डिजीज भी कहते हैं, हैंसन डिजीज भी कहते हैं। और ये जो लेप्रेसी बीमारी है, इस लेप्रेसी बीमारी का वैसे तो ये इसको सोशल स्टिग्मा कहते हैं, एक धर्म से सोशल स्टिग्मा, कुष्ठ रोग इसको कहते हैं, लेकिन है ये बैक्टीरियल डिजीज। कैसी बीमारी है? बैक्टीरियल। और इसका पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम फैमिली की होने की वजह से इस दवाई के खिलाफ रिपाम्पिसिन दवाई का बहुत अच्छा असर हुआ, और इसकी वजह से इस दवाई का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल हो गया। लेप्रेसी जो बीमारी है उसका स्वाह कर दिया रिपाम्पिसिन ने। रिपाम्पिसिन हाथ धो के इसके पीछे पड़ गई, और रिपाम्पिसिन इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुई, है कि नहीं? तो इस दवाई की पहली ड्रग जो इसके इलाज के लिए काम में ली गई है वो है डेप्सोन। तो डेप्सोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रेसी। हाँ, इसमें ग्लोपाजिमिन भी काम में लेते हैं, इसमें रिपाम्पिसिन भी काम में लेते हैं। पायराजिनामाइड इसकी दवाई के रूप में यूज कम लेते हैं, टीबी में काम में लेते हैं। लेप्रेसी बीमारी, इसको हैंसन डिजीज कहते हैं। हैंसन, कौन सी बीमारी कहते हैं? हैंसन। भाई साहब थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा। अगले प्रश्न के साथ में कुष्ठ रोग भी इसको कहते हैं। कुष्ठ निवारण संघ और कई सारे एक्ट, कानून, कायदे भी यहाँ पे बने। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेन कंसिस्टेंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस? एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में कौन से तरीके का दर्द देखने को मिलता है? टाइप ऑफ पेन इन एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, टाइप ऑफ पेन दैट इज सीन इन द केस ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, बर्निंग एंड एचिंग लोकेटेड इन द एपिगैस्ट्रिक एरिया रेडिएटिंग टू द अम्बिलिकस। याद रखना, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का केस कभी भी बर्निंग पैटर्न में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। द पेन इज नेवर अकर इन बर्निंग पैटर्न, द पेन इज सीवियर, अनरिलैक्सिंग, located in the epigastric area and radiating to the back. Yes, very severe pain, very severe pain. This is not a burning pain, this is a very severe pain, and that is not radiate to the groin. groin में जो radiate करता है वो renal colic होता है, renal colic। जो दर्द groin एरिया में चला जाता है वो किडनी का दर्द है, यूरेट्रिक स्टोन का दर्द है, रीनल स्टोन का दर्द है। इसका पेन जो है वो कहाँ रेडिएट करता है? इसका पेन रेडिएट करता है बैक में। तो यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक एरिया में होगा, और ये पीछे की तरफ जाएगा ऊपर के एरिया में। ये यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है, याद रखना इस बात का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा, सीवियर पेन होगा। पेन सीवियर होगा तो बर्निंग गलत है, और पेन ग्रोइन में रेडिएट नहीं करा है, इसलिए डी आंसर गलत है। पैनक्रेटाइटिस का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एमाइलेज और लाइपेज। सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज, ये टेस्ट करते हैं पैनक्रेटाइटिस को डायग्नोस करने के लिए, और इसके इलाज के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो काम में लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पेशेंट है जो न्यूली फॉर्म्ड वर्ड whose explanation cannot be understood, the patient suffering from। एक पेशेंट है, नए नए वर्ड यूज कर रहा है, नए नए वर्ड, कुछ भी, सन कब ज्यादा, अब उसने एक वर्ड बोल दिया सन कब ज्यादा, सन कब ज्यादा। अब आपको मैं पूछूं क्या है, आप कहोगे सर सन का लग रहा है मरीज ही, और बाकी कुछ नहीं है ये तो, क्योंकि मरीज नया ही वर्ड बना रहा है, अपनी डिक्शनरी तैयार कर रहा है। अरे लालो, नया नया शब्द जो बोले उसको हम क्या बोलेंगे? नियोलॉजिज्म, नया नया लॉजिज्म। अरे वो नए शब्द बना रहा है, इस दुनिया में आया है तो वो कहता है कि नए शब्द बना के जाऊंगा। हेलुसिनेशन होता है, ये फॉल्स परसेप्शन है, कि परसेप्शन का डिसऑर्डर है। गड़बड़ परसेप्शन होता है विदाउट स्टिमुलाई, बिना किसी स्टिमुलाई के अगर आपको गड़बड़ परसेप्शन हो रहा है उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। एमनेशिया जो होता है, मेमोरी लॉस, मेमोरी का लॉस होना एमनेशिया कहता है, एमनेशिया। और डिल्यूजन जो होता है, डिल्यूजन, ये फिक्स फॉल्स बिलीफ होता है। डिल्यूजन, डिल्यूजन क्या होता है? फिक्स फॉल्स बिलीफ है, इसको क्या कहता है? फिक्स फॉल्स बिलीफ। फिक्स फॉल्स बिलीफ को हम डिल्यूजन के नाम से जानते हैं। हेलुसिनेशन, इल्यूजन और डिल्यूजन, ऐसी तीन चार बातें हैं। इल्यूजन जो होता है, एक वर्ड होता है इल्यूजन। इल्यूजन जो होता है प्यारे दोस्तों, इल्यूजन क्या है? देखो हेलुसिनेशन तो हमने बोला फॉल्स परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई। इल्यूजन जो है
ये फॉल्स परसेप्शन है विद स्टिमुलाई, है ना, या मिस परसेप्शन कह सकते हो आप। क्या बोलते हो? मिस परसेप्शन। मिस परसेप्शन मतलब जैसे रस्सी है और रस्सी आपको क्या दिख रही है? रस्सी आपको सांप दिख रही है। बाबा जी पेशाब कर रहे हैं, आपको भूत दिख रहे हैं। क्या है ये? इल्यूजन है। और कुछ है ही नहीं फिर भी आपको दिख रहा है, हेलुसिनेशन है। और यहाँ पे डिल्यूजन में आपके बिलीफ फिक्स हो गए कि वो 4 आदमी जो आ रहे हैं वो मेरे को मार देंगे, ये जो 2 लोग बात कर रहे हैं मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे समस्या है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिल्यूजन। तो मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है नियोलॉजिज्म, नया वर्ड, न्यू वर्ड, इसको बोलते हैं नियोलॉजिज्म। समझ में आई? अरे लाले समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, रस्सी को सांप समझना ये इल्यूजन ही है, जिसमें आप रस्सी को क्या समझ लेते हो? सांप समझ लेते हो। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल समझा दो। सारे साइकिल समझा देंगे, अभी कंटिन्यू पढ़ते रहो, हम साइकिल चलाना भी सिखा देंगे। यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी साइकिल समझाएंगे। यूरिया साइकिल, क्रैप साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, सभी तरह की एटीपीज बना देंगे। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे दोस्त, पूरे उत्साह के साथ में पढ़ना, क्योंकि कहानी जो है वो क्लियर यहीं से होगी, है कि नहीं? हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज पेशेंट्स चीफ कंप्लेन? ये पेशेंट है जीआरडी। अगर किसी मरीज को जीईआरडी है, जीआरडी को क्या बोलते हैं हम? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसको जीआरडी कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। आपका जो इसोफेगस है और आपका जो स्टोमक है, स्टोमक से सामान जो है वो इसोफेगस में बैक फ्लो हो रहा है। स्टोमक का सामान जो है वो इसोफेगस में बैक फ्लो हो रहा है, और इस बैक फ्लो के प्रोसेस को हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जीईआरडी। अब सवाल है कि सर ये जो जीईआरडी बीमारी होती है, इस बीमारी में, इसमें जो सिम्टम है, इसमें मरीज की चीफ कंप्लेन क्या रहेगी? चीफ कंप्लेन है हार्ट बर्न। मरीज की चीफ कंप्लेन क्या रहेगी? हार्ट बर्न होगा उसको। नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया ये चीफ कंप्लेन नहीं है। नोजिया वोमिटिंग तो ओकेजनल होगा, कभी कभार उल्टी हो जाती है, कभी कभार वोमिटिंग हो जाता है, लेकिन मेन चीफ कंप्लेन क्या है? रिगर्जिटेशन होता है, रेट्रोस्टर्नल पेन होता है, पायरोसिस होती है, जिया जले जले धुआं उठे, पायरोसिस, रेट्रोस्टर्नल पेन, रेट्रोस्टर्नल पेन। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है प्यारे दोस्तों, वो होता है रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन कहने का बेसिक मतलब है ये गरजने वाले बादल है। कौन से बादल है ये? गरजने वाले बादल है, जो बरसते नहीं है, बस गरजते गरजते हैं, और सामान इसोफेगस तक आता है पर वो बाहर ही नहीं आता, ये अलग बात है, बाकी ये इसोफेगस तक आता है कि नहीं है? तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ, क्या बात है, इसको हार्ट बर्न कहते हैं। अच्छा, इस हार्ट बर्न का इलाज क्या है लालो? अगर किसी मरीज को हार्ट बर्न हो रहा है, डाइट मैनेजमेंट, ड्रग मैनेजमेंट, प्रॉपर पोजीशन। तो पोजीशन कौन सी देते हैं ये बताओ मेरे को। एक जीआरडी का मरीज है, इसमें कौन सी पोजीशन देंगे? जीआरडी के मरीज में प्रॉपर पोजीशन कौन सी अगर आपको पूछे तो ये कौन सी होती है? रिवर्स ट्रिनलनबर्ग पोजीशन सबसे अच्छा पोजीशन है, ध्यान रखना। अरे ऑपरेशन इतना जल्दी नहीं करते लाल, निशान फंडोप्लिकेशन तो कोई रेयर लोगों में करेंगे। यहाँ पे हम ड्रग देंगे, यहाँ पे हम डाइट मैनेज करेंगे, हम पोजीशन देंगे। और पूजा पाल ने बिल्कुल सही लिखा है, रेट्रोस्टर्नल जो पेन होता है तो रिवर्स ट्रिनलबर्ग पोजीशन दे देते हैं। कौन सा पोजीशन? श्रुति निषाद, वेरी गुड सर, रिवर्स कर देंगे, रिवर्स ट्रिनलनबर्ग पोजीशन, ये पोजीशन रहती है इसकी, रिवर्स ट्रिनलनबर्ग पोजीशन, ताकि जो सामान है वो ग्रेविटी मिले, तो ग्रेविटी से वो कम से कम आएगा। पूरा हेड ही ऊपर रखते हैं, हेड और बेड नहीं, पूरा हेड ही ऊपर रखते हैं, पांव नीचे रखते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रिनलनबर्ग पोजीशन। दैट इज बेस्ट पोजीशन इन जीआरडी। ड्रग कौन सी देंगे? तो पीपीआई दे दो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, पेंटोपेराजोल, रेबीपेराजोल, ओमीपेराजोल, है ना, रेबीप्राजोल आपने नाम सुना होगा, ये दवाई दे दो। S2 रिसेप्टर ब्लॉकर दे दो, वो हमारा भी रसगुल्ला रेनिटिडीन को कह रहा था ना, रेनिटिडीन, वो रेनिटिडीन यहाँ आती है, जीआरडी में दवाई दी जाती है रेनिटिडीन, है ना। एंटासिड दे दो, S2 रिसेप्टर ब्लॉकर दे दो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे दो। ये सभी तरह की दवाई जो होती है वो वापस बैक फ्लो को इनहिबिट करेगा, बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा, तो बर्निंग सेंसेशन अपना आप गायब हो जाएगा, वो जो रिगर्जिटेशन है वो कम हो जाएगा। पोजीशन देना है, पेट को स्टिमुलेट करने वाले एजेंट नहीं देने, पेट के स्टिमुलेट करने वाले एजेंट नहीं देने। कॉफी, टी, कोला, अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब बंद है। मरीज को अवॉइड करने का क्या बोलते हैं जीआरडी में
और क्या अवॉइड करना है? तो मरीज को कहते हैं भाई अवॉइड कर दो तुम कॉफ़ी, कॉफ़ी आज से नहीं पियोगे, तुम कोला नहीं पियोगे, कोला कोका कोला आता है ना कोला, ये कोला नहीं पियोगे, टी नहीं पियोगे, है ना, स्मोकिंग नहीं करोगे, तुम अल्कोहल नहीं पियोगे, शराब नहीं पियोगे, हाथ पानी ले लो, है ना, हाथ पानी ले लो कि भाई आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। और आप सभी लोगों को हाथ पानी ले लेना है कि आज से रोज क्लास देखूंगा। सुबह 6 बजे क्लास होती है नॉट सेट सीरीज की, सभी लोग 6 बजे उठने की कसम लेना है। आज से अपने आप को ये बाधाहित करना है। जितने भी हमारे रसूले क्लास देख रहे हैं, मैं सभी लोगों को एक हिदायत देना चाहूंगा कि आपको रोज सुबह 6 बजे उठ के 6 बजे वाली पहली क्लास जरूर देखनी है। इससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा होगा। एक तो आपका टाइम बचत होगा, एक आपको उठने की आदत पड़ेगी। तो आप सभी लोगों के पास में एक पानी का बोतल होगा। देखो मैं हाथ पानी कैसे लेते हैं वो सिखाता हूं आज आपको। आपके पास में एक ऐसा पानी का बोतल होगा, सभी लोग अपनी बोतल हाथ में ले, जल्दी स्पीड के साथ में सभी लोग अपने हाथ में पानी की बोतल ले लो। ले ली सर। इसका ढक्कन खोल दो, ढक्कन खोल दिया, पानी की बोतल हाथ में ले लो लाले, ढक्कन खोल दो, खोल दिया। अब इस पानी को हाथ में भरो, हाथ में ऐसे हाथ पानी लेते हैं जैसे मैं ले रहा हूं, सभी भरो। हाँ भर दो भाई, इधर मत, मेरी तरफ मत देखो। पानी भरने के लिए इसको भी देखना पड़ता है क्या? इसकी भी कोचिंग कराएं तुम्हें? ये देखो ऐसा हाथ में पानी ले लो। ले लिया हाथ में पानी, सभी ने ले लिया। अब एक कसम खाओ कि सर मैं महादेव की सौगंध खा के कहता हूं कि आज के बाद रोज सुबह 6 बजे उठूंगा और 6 बजे वाली पहली क्लास से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। रोज सुबह उठ के रोज पढ़ूंगा और पूरा दिन बहुत अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करूंगा। सभी ने कसम खाई, हाथ में पानी ले लिया। अब इस पानी को थोड़ा सा महादेव को चढ़ा दो, भगवान रामचंद्र को चढ़ा दो और भगवान रामचंद्र की सौगंध खाते हुए, क्योंकि मैंने ऐसा हाथ पानी लिया, सौगंध खाई और मैं रोज 6 बजे क्लास लेता हूं। आपने भी हाथ पानी लेनी है, सौगंध खानी है और भगवान रामचंद्र की तरफ से आज आपको इस पानी को ग्रहण करना है। और इससे आपका मन मजबूत होता है, इसमें आप में संकल्प शक्ति पैदा होती है और इससे आपके पूरे दिन अच्छे होने लग जाएंगे। आप में एक अद्भुत संचार होगा, अद्भुत एक एनर्जी आएगी और आप जिंदगी में बहुत अच्छा करने लग जाओगे और ये डेली करने लग जाओगे। जब भी आपका संकल्प टूटने पे लगे, 4 दिन आप करो और 5वें दिन आपको लगे कि आज संकल्प टूट रहा है, दोबारा हाथ में पानी लो, दोबारा भगवान रामचंद्र की सौगंध खाओ और अयोध्या के उस राजकुमार की सौगंध खाते हुए ये कहो कि मैं अयोध्या के राजकुमार की सौगंध खा के ये प्रण लेता हूं कि जैसा उन्होंने संकल्प के साथ में अपना जिंदगी जिया था, उन्होंने एक संकल्पित होकर अपना महान पुरुषोत्तम दिखाया था, मैं भी भगवान रामचंद्र का वंशज हूं और इस महान पुरुषोत्तम को मैं भी यहाँ पे निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस संकल्प शक्ति के साथ में मैं आज से कसम खाता हूं कि रोज सुबह 6 बजे उठ के डेली क्लास लूंगा और उनकी तरह अपना जीवन जीऊंगा और अपनी लाइफ को जबरदस्त बनाऊंगा कि मेरे पिता दशरथ को भी मेरे ऊपर फक्र हो। तो आज पिता की फिक्र को हमें क्या करना है? फक्र में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे कॉफी, कोला, टी, स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब क्या करने हैं? अवॉइड करने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बताओ जल्दी से। Which of the following drug is the choice of treatment in a drug-induced anaphylactic shock? अब ड्रग इंड्यूस एनाफाइलेटिक शॉक हो गया और जब ड्रग इंड्यूस एनाफाइलेटिक शॉक हुआ तो प्यारे दोस्तों कौन सी दवाई आप काम में लेंगे इलाज में? प्रोटामिन सल्फेट, डिजॉक्सिन, एड्रेनालिन और डोपामिन। बहुत बढ़िया। ड्रग इंड्यूस एनाफाइलेटिक शॉक बताओ जल्दी से बताओ। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। कौन सा ड्रग जो है वहां पे ड्रग इंड्यूस एनाफाइलेटिक शॉक में? प्रोटामिन सल्फेट, डिजॉक्सिन, एड्रेनालिन और डोपामिन। 4 बातें मैंने बोल दी। विच इज द करेक्ट वन? ड्रग इंड्यूस एनाफाइलेटिक शॉक में कौन सी दवाई काम में लेते हैं? तो प्रोटामिन सल्फेट तो हिपेरिन का एंटीडोट है। कौन सी दवाई है? हिपेरिन का एंटीडोट है, इसको काम में नहीं लेते हैं। डिजॉक्सिन एक पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स है, पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कराता है। और डोपामिन जो है वो बीपी को बढ़ाने के लिए देते हैं। जब मरीज हाइपोटेंशन में होता है ना तो बीपी को बढ़ाने की दवाई होती है डोपामिन। तो फार्मेकोलॉजी के अनुसार इन तीनों दवाई को शॉक में नहीं देते हैं। एनाफाइलेटिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस एडीआर होती है। एडीआर कौन सी दवाई होती है? एड्रीनलिन। एनाफाइलेटिक शॉक की सबसे बेस्ट दवाई कौन सी है? एड्रीनलिन होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एक्यूरेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक फॉर अल्सर थेरेपी? अगर किसी मरीज को अल्सर थेरेपी हमें देनी है, अल्सर थेरेपी, तो अल्सर थेरेपी वाले मरीज में
एक्यूरेट यूज क्या रहेगा एंटीबायोटिक थेरेपी का, अल्सर थेरेपी, पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। एंटीबायोटिक जो है वो ऐड करते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग के रूप में अल्सर के ऊपर। एंटीबायोटिक जो है वो एलिमिनेट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिप्लेट्स गैस्ट्रिक म्यूकस। एंटीबायोटिक जो है वो हील करेंगे, इरिटेट करेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन को ऑफ द स्टोमक। और एंटीबायोटिक जो है वो प्रिवेंट करेंगे सेकेंडरी इंफेक्शन को। 4 बातें हमने बोली है। और अल्सर थेरेपी की बात हो रही है, अल्सर थेरेपी के इलाज में क्या काम में लेते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? आया? तो इसका जवाब क्या है वो आपको कहां लिखना है, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब वक्त आ गया है जिसका आप सभी को इंतजार भी है कि सर एक बार रिजल्ट बताओ ना प्लीज, हमने एग्जाम दिया है। तो आपने एग्जाम दिया है, स्वागत था आपका। हम रिजल्ट बता रहे हैं आपको कि इस एग्जाम में किन रसगुल्लों ने कौन सा स्कोर किया है। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस एग्जाम के रिजल्ट को और अपने आप को कॉन्फिडेंट करिएगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा, किसका रिजल्ट क्या रहा, किसने रखी पहली रैंक, किसने रखी दूसरी रैंक। इस रिजल्ट में प्यारे दोस्तों ऋषा शर्मा जो रसगुल्ला है दिल्ली से है ये, और 60 टोटल टेस्ट टाइम इन्होंने लिया। करेक्ट आंसर इनके 86 है और 12 इनके इनकरेक्ट आंसर है। 74 मार्क्स के साथ में इनकी रैंक है पहली। तो ताली हो जाए निशा मिश्रा, ऋचा मिश्रा की जो दिल्ली से है। सभी के नाम बता रहा हूं मैं एक एक करके। दूसरा कटकड़े चंद्रकांत, कटकड़े चंद्रकांत हमें यूट्यूब के हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, मुझे अच्छे से पता है इनका नाम, और महाराष्ट्र से है ये। और इन्होंने 87 करेक्ट किया, सबसे ज्यादा करेक्ट इनके है, पर इनकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो 13 है, इसलिए इनके मार्क्स भी 74 हो रहे हैं, इसलिए इनकी रैंक सेकंड है। ये सेकंड रैंक है महाराष्ट्र से हमारे कटकड़े चंद्रकांत की। अजय भटनागर, अजय भंडगर, ये भी कर्नाटका से है। 60 टोटल इनका था, 83 इनके करेक्ट आंसर है, 10 रॉन्ग है। 73 मार्क्स इनके हो रहे हैं, थर्ड रैंक है इनका। प्रेमराज जो है, प्रेमराज राजस्थान से है, 85 इनके करेक्ट आंसर है, 14 इनकरेक्ट है, 71 इनका चौथा रैंक है, फोर्थ रैंक है। किनका? प्रेमराज का। दीपिका दर्जी जो है राजस्थान से है और इनके भी 71 मार्क्स है, इनकी फिफ्थ रैंक है दीपिका की। तालियां बजनी चाहिए, अपने अपने नाम का इंतजार करते रहे, किसका नाम आता है। रामासी देवरथ है, ये गुजरात से है और इनके 70 मार्क्स है, बधाई हो इनको भी। जगदीश जानी जो है ये राजस्थान से है और इनके 70 मार्क्स है, इनकी 7th रैंक है जगदीश की। ये जो भुवनेश्वरी वर्मा है ये छत्तीसगढ़ से है और इनके 70 मार्क्स है, इनकी 8वीं रैंक है, 8th रैंक है इनकी भुवनेश्वरी की, बधाई हो। ये जो दलनिया घोष है, डबलीना घोष, ये वेस्ट बंगाल से है और इनके 69 मार्क्स है, इनकी 9th रैंक है 69 मार्क्स के साथ में। ये हमारी कुंजी नाम है इनका, राजस्थान से है और इनके 69 मार्क्स है, इनकी 10th रैंक है कुंजी की, है कि नहीं है। ये महेंद्र कुमावत है, राजस्थान से है, इनके 69 मार्क्स है, इनकी 11th रैंक है, महेंद्र को बधाई हो। ये हमारी महेंद्र कुमावत के बाद में नितिका शर्मा है, नितिका शर्मा राजस्थान से ही है और इनके 69 मार्क्स है, इनकी 12वीं रैंक है, 12th रैंक है नितिका की। ये श्रुति रेखा साहू जो है उड़ीसा से है और इनके 68 मार्क्स है, इनकी 13वीं रैंक है, क्या बात है भाई। और समंदर सैनी है, ये भी राजस्थान से है और इनके 68 मार्क्स है, 14वीं रैंक है। राजू सैनी है, ये भी राजस्थान के है, इनके 68 मार्क्स है, इनकी 15वीं रैंक है। निर्मा चौधरी है, ये भी राजस्थान से है और इनकी प्यारे दोस्तों कौन सी रैंक है, 16वीं नंबर रैंक है। और भी नाम है यहाँ पे नीचे, निर्मा चौधरी जो राजस्थान से है और इनके 68 मार्क्स है, इनकी भी रैंक है 16वीं रैंक है। डीसी जो है, डीसी ये छत्तीसगढ़ से है और इनके 67 मार्क्स है, इनकी 17वीं रैंक है, मिस्टर डीसी। और राजन प्रीत जो है पंजाब से है और इनके 67 मार्क्स है और इनकी 18वीं रैंक है। और प्यारे दोस्तों सपना लाहौटी है, ये राजस्थान से है और इनके 67 मार्क है, इनकी 19वीं रैंक है। और हमारे जो शशि साहू है, ये छत्तीसगढ़ से है और इनके 67 मार्क्स है, इनकी 20वीं रैंक है। तो यहाँ पे सभी लोग जो है ध्यान रहे, ये नाम वो नाम है जिन्होंने इस एग्जाम में बाजी मारी है
और इस एग्जाम में बाजी मार के इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। लगभग तकरीबन महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो प्यारे दोस्तों, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान, इन स्टेट के रसगुल्लों का यहाँ पे रहा धमाकेदार परफॉर्मेंस और टेस्ट में इन्होंने बाजी मारी है और इन्होंने इस रिजल्ट को जबरदस्त तरीके से यहाँ पे दिया है। और उन सभी को बधाई जो रसगुल्ले सेलेक्ट हो गए हैं इस अद्भुत प्रश्नोत्तरी के लिए। टॉप 20 में जिन्होंने जगह बनाई है, अपने आप को कॉन्फिडेंट किया बड़े उत्साह के साथ में और बहुत जबरदस्त तरीके से। अब कुछ रसगुल्ले कह रहे हैं हमारा नाम नहीं आया, हमारा नहीं आया। तो लालो, आपका नाम तब आएगा जब आप अद्भुत प्रश्नोत्तरी में रैंक लेके आओगे। तो आज का ये मजेदार सेशन, अद्भुत प्रश्नोत्तरी का ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो ये अद्भुत प्रश्नोत्तरी का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट सिर्फ रिजल्ट नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक मतलब अद्भुत टाइप का जो है एक प्रोग्राम है। और ये 2 तारीख की अद्भुत प्रश्नोत्तरी के रिजल्ट के बाद में 5 अगस्त को शाम को 7:30 बजे, 5 अगस्त को तारीख नोट कर दीजिएगा, 5 अगस्त को शाम को 7:30 बजे ये अद्भुत प्रश्नोत्तरी अब ऑर्गेनाइज होगी। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन बच्चों के लिए कि ये फंडामेंटल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन के सवाल आपको अद्भुत प्रश्नोत्तरी में पूछे जाएंगे। हर सवाल पे आपको 100 रुपए जीतने का मौका मिलेगा। खेलो, सीखो और जीतो। तो सवाल एक होगा और आंसर देते ही 100 रुपए आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रहे। और ये 5 तारीख को अब अद्भुत प्रश्नोत्तरी होगी शाम को 7:30 बजे। तो आप सभी लोगों ने आज के सेशन को एंजॉय किया। कल सुबह का सेशन जो है वो ठीक कितने बजे होगा? 7:30 बजे, सॉरी ठीक सुबह 6 बजे होगा। और नॉर्थ सेट सीरीज के साथ में हम सुबह पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों को, याद रखना, जिन बच्चों को उत्कर्ष के ऑनलाइन नोट्स चाहिए, नोट्स जिसमें 10 बुकलेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुकलेट्स का ये सेटअप है। इंग्लिश मीडियम में सारी बुक है। मात्र 99,999 में बुकशाला के ऊपर, उत्कर्ष ऐप के ऊपर ये तमाम तरह के ऑनलाइन कोर्सेज के ऑफलाइन बैच की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, और ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन के नोट्स उनको चाहिए तो ये नोट्स उत्कर्ष पाठशाला से आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं और कल सुबह फिर से मुलाकात होगी। सुबह ठीक 6 बजे इंतजार रहेगा। दिल खोल के जुड़िएगा एक नए सेशन के साथ में, जहां पे हम बात करने वाले कुछ और इंपॉर्टेंट और कतई जैर टाइप के क्वेश्चंस की। और वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे? वो क्वेश्चन होंगे प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। जाने से पहले एक महत्वपूर्ण लाइन किसी ने कहा कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा कल सुबह एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।